हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो रिमेनिंग मोलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी का जो रिमेनिंग पोर्शन था उसके बारे में। सबसे पहले तो सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि लंबे समय से जो मोलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी का जो पोर्शन बचा हुआ था वो हम कवर नहीं कर पा रहे थे। सेकंड चीज़ आपका एक सजेशन चाहिए था कि पर्टिकुलरली हमने जैसे अभी ऑलमोस्ट ये जो बुक है ये कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुए होंगे और क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की वजह से आपके पास अभी एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम है और हो सकता है कि मे बी इससे ज़्यादा हो। तो आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए, ये इनफ है या फिर हम यूके भट्टाचार्य की क्वेश्चन सीरीज ले सकते हैं या फिर प्लांट पैथोलॉजी एंड ओवरव्यू बाय एस खोकर की जो बुक है बहुत अच्छी है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चाहें तो जो पर्टिकुलर जीएन एग्रीओज है उसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो थोड़ी लेंदी टाइप में हो जाती है कि उसे 1 महीने में समझना और कवर करना उस तरीके से, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं होती है वो बेसिकली। जो भी आपके सजेशंस हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। सेकेंड चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि जो कौन सी पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बार बार डिस्कशन किया है कि कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलरली इन्हें परचेज़ कहाँ से करनी है। तो इसी वीडियो के अंदर मैं इन पर्टिकुलर बुक्स को टैग कर दूंगी, तो आप वहाँ से ईजिली जो है अपनी जो बुक है उसे परचेज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विच इज़ फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर प्लांट पैथोलॉजी, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट एंड फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्ट एंड आइडेंटिफाई द फंजाई इन इंडिया। देखो, फर्स्ट इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट हमें पता है सर ईजे बटलर को बोलते हैं, इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाई द फंजाई इन इंडिया, तो के.आर. कीर्तिकार हैं। एक बेसिकली क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले फंगस का जो रोल है प्लांट्स के ऊपर वो किन साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया गया था। यानी कि फंजाई ऑन द प्लांट्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो रॉबर्ट हुक ने बताया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, है ना। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की फाउंडेशन किन्होंने की और इनसे जो जर्नल निकलता है वो कौन सा है। तो आपको पता है कि हर पर्टिकुलर एक सोसाइटी होती है उससे एक जर्नल निकलता है। तो बीबी मुंदकर ने इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और ये इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी को हम शॉर्ट में आईपीएस के नाम से जानते हैं और ये जो है वो न्यू दिल्ली में है। इससे जो जर्नल निकलता है उसका नाम है इंडियन फाइटोपैथोलॉजी, जो कि काफ़ी रिनाउंड जर्नल है इंडिया के अंदर प्लांट पैथोलॉजी के बेसिस पर देखा जाए तो। सेकंड, एक आपने सुना होगा नास, नेशनल एकेडमिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, जो कि हर साल रेटिंग निकालता है डिफरेंट जर्नल्स की। तो इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जो जर्नल है उसकी जो रेटिंग है 2025 के अंदर वो है पर्टिकुलरली 5.97। ठीक है, ये नास जो है ये अलग अलग जो जर्नल्स होते हैं उनकी रेटिंग हर साल निकालता है, तो इंडियन फाइटोपैथोलॉजी की है 5.97। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु रोट मोनोग्राफ अस्टिलेजिनल्स ऑफ इंडिया एंड जेनेरा ऑफ रस्ट। आपको पता है अस्टिलेजिनल्स में क्या आता है, स्मट आता है, लेकिन मोनोग्राफ जिसका नाम था अस्टिलेजिनल्स ऑफ इंडिया किसने लिखा, बीबी मुंदकर ने लिखा, उन्होंने जिन्होंने फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और जेनेरा ऑफ रस्ट जो मोनोग्राफ है वो थिरुमूलाचार्य ने लिखा था। नेक्स्ट आता है, हु फर्स्ट रिकॉर्डेड द कर्नालमेंट ऑफ वेट इन इंडिया। अब देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं उनके आपको साइंटिस्ट याद रखने हैं कि किन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पूछा है करनाल बंट की, तो करनाल बंट की जो डिस्कवरी है वो मित्रा नाम के साइंटिस्ट ने 1931 में की। इसके अलावा जो इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली बात की जा रही है, जो पर्टिकुलर अर्गट डिजीज़ ऑफ बाजरा है उसकी बटलर ने की, ग्रीन अर्थ डिजीज़ ऑफ बाजरा है उसकी कुलकर्णी ने की। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं उसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कर्नालमेंट ऑफ वीट। तो कर्नालमेंट ऑफ वीट जो है वो एयरबोर्न, सीडबोर्न एंड सोइल बोर्न है नेचर के अंदर। ध्यान रखना एक्सटर्नली सीडबोर्न है, जबकि लूज स्मट ऑफ वीट जो है वो क्या है, इंटरनली सीडबोर्न है। और क्योंकि लूज स्मट ऑफ वीट इंटरनली सीडबोर्न डिजीज है इसीलिए हम इसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट को जेंसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें हम वीट के लिए पर्टिकुलरली 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 11 मिनट के लिए रखते हैं। नेक्स्ट आता है, एक्सपांड द HCIO एंड ITCC। देखो, HCIO का मतलब है हर्बेरियम किप्रोग्रामी इंडियन ओरिएंटलिस, जिसकी स्थापना इजे बटलर ने की थी, और ITCC जो कि न्यू दिल्ली में है, इंडियन टाइप कल्चर कलेक्शन, और ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट आता है, नेम द कोजल एजेंट ऑफ प्री फ्लावरिंग एंड पोस्ट फ्लावरिंग स्टोक रोट ऑफ मेज। देखो, जो प्री फ्लावरिंग स्टोक रोट होता है उसे हम बैक्टीरियल स्टोक रोट भी बोलते हैं, जो कि इर्विनिया क्राइसेंथेमी के कारण होता है, और जो पोस्ट फ्लावरिंग स्टोक रोट होता है वो मैक्रोफोमिना फेजोलिना के कारण होता है।
नेक्स्ट आता है कॉजल एजेंट ऑफ बेंडेड लीफ एंड शीथ ब्लाइट एंड बैक्टीरियल स्टोकरोट ऑफ मेज। देखो वैसे भी शीथ ब्लाइट अपन जब राइस की शीथ ब्लाइट पढ़ते हैं तो किससे होती है, राइजोक्टोनिया से होती है। तो यहाँ पर भी मेज की बेंडेड लीफ एंड शीथ ब्लाइट है वो किससे होती है, राइजोक्टोनिया सैलानी से होती है। राइजोक्टोनिया सैलानी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसके अंदर जो इन्फेक्शन कुशन पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर बेसिकली कोई स्पोर्स वगैरह का या कोई रेस्टिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इन्फेक्शन कुशन पाए जाते हैं। जबकि जो इन्फेक्शन प्लेग नाम की जो स्ट्रक्चर है वो आई स्पॉट ऑफ वीट को कोज करने वाले कॉजल एजेंट सूडोसर्कोस्पोरा हर्पोट्राइकोइडस के अंदर पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि इन्फेक्शन कुशन किसके अंदर होता है, राइजोक्टोनिया के अंदर, और इन्फेक्शन प्लेग किसके अंदर होता है, सूडोसर्कोस्पोरा, जो कि आई स्पॉट ऑफ वीट कोज करता है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल स्टोकरोट ऑफ मेज। हमने अभी ऊपर पढ़ा बैक्टीरियल स्टोकरोट ऑफ मेज जो है, जिसे प्री फ्लावरिंग स्टोकरोट बोला जाता है, इर्विनिया क्राइसेंथेमी के कारण होता है। नेक्स्ट है हाई एंड लो डिजीज शुगर डिजीज ऑफ राइस, किसको बोला जाता है, तो हाई शुगर डिजीज बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस को, और लो शुगर डिजीज बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द बायोट्रोफ एंड नेक्रोट्रोफ विद द एग्जाम्पल। हमें पता है बायोट्रोफ का मतलब है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर ही रहेगा उसे हम बोलेंगे बायोट्रोफ, यानी कि अगर वहाँ पर लिविंग होस्ट नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे कि बायोट्रोफ में हम बोलते हैं पाउडर मिल्ड्यू जो फंगस है, डाउनी मिल्ड्यू जो फंगस है, वो बायोट्रोफ के अंदर आती हैं, जैसे रस्ट वगैरह की जो फंगस हो गई। नेक्रोट्रोफ क्या होता है, देखो नेक्रोट्रोफ की लायन जैसी नेचर होता है, मतलब शेर जैसा नेचर होता है कि जैसे शेर क्या करता है, हमेशा अपना शिकार खुद करके खाता है ना, तो वैसे ही नेक्रोट्रोफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले लाइव सेल को किल करते हैं, यानी कि डेड करते हैं, और उसके बाद उस डेड सेल के ऊपर न्यूट्रिएंट्स अपटेक करते हैं ना। तो नेक्रोट्रोफ क्या करते हैं, पहले किल करेंगे सेल को और उसके बाद में वहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं, जैसे अल्टरनेरिया, बुट्राइटिस, ये नेक्रोट्रोफ के अंदर आते हैं। नेक्रोट्रोफ का ही दूसरा नाम होता है पैराथोट्रॉप्स। नेक्स्ट आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। तो नाम से इंडिकेशन मिल रहा है, फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब जनरली तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, लेकिन ये पैरासाइट के रूप में भी रह सकते हैं, जैसे फीथियम और राइजोक्टोनिया। और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट मतलब जनरली ये पैरासाइट होते हैं, बट ये सेप्रोफाइट के रूप में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेमीबायोट्रोफ एंड पैराथोट्रॉप्स। पैराथोट्रॉप्स का मतलब आपको पता लग गया, नेक्रोट्रॉफ है, जैसे कि स्क्लेरोशियम रोल्फाई। स्क्लेरोशियम रोल्फाई नंबर ऑफ जो पैथोजन्स, जो नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डिजीज़ कोज करता है। जैसे आप चिकपी ले लो, आप लेंटिल ले लो, आप टोमेटो, ब्रिंजल, ग्राउंडनट, क्लस्ट्रोबीन, इन सब में स्क्लेरोशियम रोल्फाई डिजीज़ करता है, क्योंकि ये नेक्रोट्रॉफिक होता है, सोइल बोर्न पैथोजन है, इसलिए इसकी वाइड होस्ट रेंज होती है ना। और स्क्लेरोशियम रोल्फाई है जो पर्टिकुलरली उससे ऑक्जेलिक एसिड रिलीज होता है। तो अगर पूछा जाए तो ऑक्जेलिक एसिड किससे निकलता है पर्टिकुलरली, एक तो स्क्लेरोशियम रोल्फाई से, और एक स्क्लेरोटीन या स्क्लेरोशीरम, जो कि नंबर ऑफ डिजीजेस कोज करता है अलग अलग प्लांट्स में, उसकी भी वाइड होस्ट रेंज होती है, नेक्रोट्रॉफिक पैथोजन है वो भी। हेमीबायोट्रोफ की बात करें तो जो पर्टिकुलरली हेमीबायोट्रोफ का मतलब होता है कि ऐसे पैरासाइट जो कि लिविंग टिश्यूज़ में रहते हैं और डेड टिश्यूज़ के ऊपर लीव करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स अपटेक करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द कॉजल एजेंट एंड वेक्टर ऑफ कार्टेड डिजीज ऑफ स्मॉल कार्डेमम। देखो कार्टेड डिजीज ऑफ कार्डेमम का वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ते हैं बार बार कि पर्टिकुलर कोई भी जो डिजीज़ है, मतलब जो वायरल डिजीजेज होती हैं उनको ट्रांसमिट करने वाला कोई ना कोई वेक्टर होता है ना। तो जनरली हम पढ़ लेते हैं एफिड वेक्टर है या वाइट फ्लाई वेक्टर, पर कभी कभी क्योंकि एफिड की तो नंबर ऑफ स्पीसीज़ है, जैसे एफिस गोसिपाई हो गया, माइजस परसिकी हो गया, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा हो गया, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर्टिकुलर एफिड का साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो बनाना के अंदर बंची टॉप लगता है उसको ट्रांसमिट करता है बनाना एफिड, जिसका नाम है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, जिसे हम ब्राउन एफिड के नाम से भी जानते हैं। तो कार्टेड डिजीज़ जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये लगती किस में है, तो कार्डेमम में लगती है। किसकी वजह से होती है, तो कार्डेमम मोज़ेक वायरस की वजह से होती है, जो कि पोटी वायरस ग्रुप के अंदर आता है। और पोटी वायरसेस की क्या स्पेशल बात होती है कि उनके अंदर पिन व्हील टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, है ना। और इसका जो वेक्टर है वो है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, जो कि बनाना एफिड जिसको बोलते हैं, और ये बनाना में भी बंची टॉप डिजीज़ जो है उसको भी ट्रांसमिट करता है, जो कि एक वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट आता है नेम द फर्स्ट प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियम एंड फंगस जिनके जीनोम को कंप्लीटली सीक्वेंस किया गया। तो हमें पता है बैक्टीरिया सबसे पहले किया गया था सिम्पसन एट अल के द्वारा 2000 में, जो कौन सा था, जाइलेला फास्टिडियोसा। जाइलीला शब्द से क्या निकल के आता है कि ये जाइलम लिमिटेड बैक्टीरिया है ना, इसकी जो प्रेजेंस होती है वो जाइलम के अंदर होती है। और ऐसे बैक्टीरियाज जिनके जाइलम और फ्लोइम के अंदर जनरली प्रेजेंस रहती है वो लीफ होपर के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं ना।
नेक्स्ट आते हैं फंगस। फंगस जो है वो पहली मैग्नापोर थ्योराइजी जो कि ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस कोज करती है, उसका पर्टिकुलर पूरा कंप्लीट जीन सिक्वेंसिंग की गई थी डीन एटाल के द्वारा 2005 में। पहला जो वायरस था आरएनए वायरस जिसकी जीन सिक्वेंसिंग जीनोम सिक्वेंसिंग की गई थी वो था टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस, और पहला जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस था जिसकी जीनोम सिक्वेंसिंग की गई थी वो था पर्टिकुलरली कॉलीफ्लोर मोजेक वायरस। नेक्स्ट आता है हु कोइंड द टर्म हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स। देखो हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स दिया था स्टेकमैन ने। हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि सेंसिटिव हो गई है बहुत ज़्यादा किसी भी प्लांट की कोई सेल, जिसकी वजह से वहाँ पर सडन डेथ देखने को मिलती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि सडन नेक्रोसिस हो जाता है। वो नेक्रोसिस क्यों होगा, मान लो कि ये पैथोजन का कहीं पर इन्फेक्शन हुआ, तो अगर इसके आसपास की सेल्स हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स के कारण अगर डैमेज हो गई हैं तो इस पर्टिकुलर पैथोजन का जो इन्फेक्शन है ये बाहर बाकी की जो लिविंग सेल्स हैं वहाँ तक नहीं फैलेगा, है ना। तो ये है हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स। हम बोल सकते हैं प्रोग्राम सेल डेथ है पीसीडी, जो कि प्लांट के या पैथोजन के जो पर्टिकुलर स्प्रेड है उसको रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ फ्लावर इन्फेक्टिंग फंजाई, मतलब जो फ्लावर को इन्फेक्ट करे। तो जैसे आपको पता है अर्गट के अंदर बिल्कुल फ्लावर जो है वो अफेक्ट होता है, फिजेरियम हेड ब्लाइट के अंदर, करनाल बंट के अंदर, इन सब के अंदर जो फ्लावर है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। तो देखो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते क्या हैं, ये हम बोल सकते हैं कि स्मॉल प्रोटीन होती है जो कि छोटी साइज के होते हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, जैसे कि सर्कोपिन बी एंड एपिडेकिन। तो आपको ये याद रखना है कि सर्कोपिन बी जो है वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कौन से हैं, तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और पेरोक्सिडोज जो हैं वो फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट आता है फाइलोस्फीयर और राइजोस्फीयर। देखो फाइलोस्फीयर का मतलब है कि ऊपर, जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है और इसके ये कोई रूट्स हैं, तो ये जो लीफ वाला पोर्शन है इसके आसपास वाला जो एरिया होगा, रीजन होगा, उसे हम बोलेंगे फाइलोस्फीयर। जबकि रूट के रीजन के आसपास वाला जो रीजन होगा, रूट के आसपास वाला, उसे हम बोलेंगे राइजोस्फीयर। ठीक है, तो फाइलोस्फीयर मतलब द लिविंग स्पेस ऑफ द लीफ सरफेस और राइजोस्फीयर मतलब द लिविंग स्पेस ऑफ द रूट सरफेस। नेक्स्ट आता है इफेक्टर एंड एलिसिटर। देखो दोनों ही टर्म्स के अंदर डिफरेंस समझना बहुत एसेंशियल है। इफेक्टर और एलिसिटर दोनों ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पैथोजन के द्वारा डिराइव किए जाते हैं, यानी कि दोनों ही पैथोजन सीक्रेट करता है। इफेक्टर हम तब बोलेंगे जब इनिशियल टाइम पर पैथोजन के द्वारा पर्टिकुलरली रिलीज किया गया, तब हम उसे बोलेंगे कि ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर ये इफेक्टर मॉलिक्यूल प्लांट के द्वारा मान लो कि ये पैथोजन है और ये प्लांट है, इस पैथोजन से जो प्रोटीन सब्सटेंस या मॉलिक्यूल निकला उसे हम बोलेंगे इफेक्टर, जो कि प्लांट के अंदर पर्टिकुलरली जाएगा। अगर ये इफेक्टर मॉलिक्यूल प्लांट के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया तो रेजिस्टेंस ट्रिगर होगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी रेजिस्टेंस। ध्यान रखना कभी भी रेजिस्टेंस तभी होती है जब पैथोजन के मॉलिक्यूल को होस्ट प्लांट के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो अगर ये इफेक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया तब हम इसे बोलते हैं एलिसिटर। तो यानी कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, पैथोजन के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती हैं, बट अगर एक जो पर्टिकुलर इफेक्टर है वो रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा और डिफेंस ट्रिगर होती है तो उसे हम बोल देते हैं एलिसिटर। नेक्स्ट आता है एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज जो हैं वो सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज जो कि फॉलो करती हैं सेम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन को, उसे बोला जाता है एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। और सिम्पैट्रिक का मतलब हुआ कि दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज जो कि सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज से बिलोंग कर रही हैं लेकिन सेम ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर। नेक्स्ट आता है डिफाइन द एवीआर जीन एंड हु कोइंड द टर्म। हमें पता है कि एवीआर जीन, जैसे सबसे पहला एवीआर जीन फंगस के अंदर था CF9 क्लेडोस्पोरियम फलुयम 9, जो फर्स्ट एवीआर जीन था फंगस के अंदर। एवीआर जीन जो टर्म है वो H.H. फ्लोर ने 1950 में दी थी। H.H. फ्लोर ने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस भी दी थी पर्टिकुलरली। और एवीआर जीन जो है वो एक ऐसा पैथोजन का जीन है जो कि एलिसिट करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को होस्ट प्लांट के अंदर। नेक्स्ट आता है, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ ली जाती है, पैम्प मैम्प की फुल फॉर्म। तो पैम्प का मतलब होता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न और मैम्प का मतलब होता है माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये आपको दोनों फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट आता है MIMPs, माइक्रोब इंड्यूस्ड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स एंड विम्प्स, वुंड इंड्यूस्ड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। नेक्स्ट आता है एक्सपांड ATI एंड PTI। देखो यहीं पर एक्चुअली हमारी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म शुरू होती है। ATI का मतलब होता है इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी और PTI का मतलब होता है पैम्प ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। देखो सबसे हम बोल सकते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर पर्टिकुलरली होता क्या है। मान लो कि ये कोई पैथोजन है पर्टिकुलरली और ये होस्ट प्लांट की सेल है। अब होस्ट प्लांट की सेल के बाहर की साइड पर यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, जो
पैथोजन है वो क्या करेगा, पैम्प, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिलीज करेगा। अगर ये पैम्प जो है ये जैसे ही होस्ट की सेल पे जाएंगे, यहाँ पर पैम्प रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, इन रिसेप्टर्स के द्वारा ये आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो ट्रिगर हो जाएगी यहीं पर, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो गया है। तो इसे हम बोलते हैं पीटीआई, और ये बेसल डिफेंस के रूप में काम करता है कि सबसे पहले। लेकिन अगर हमेशा ऐसा होगा कि पैम्प मॉलिक्यूल को बाहर के रिसेप्टर्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, तो फिर पैथोजन तो कभी डिजीज कोज ही नहीं कर पाएगा। तो अब पैथोजन क्या करता है, अपने एलिसिटर्स को, एलिसिटर जो कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसको डायरेक्टली होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर इंसर्ट कर देता है। अब यहाँ पर जब एलिसिटर की बात आती है तब आती है फिर आर जीन की। यहाँ पर आर जीन के द्वारा एलिसिटर को जो है पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स को उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। आर जीन जब इनको आइडेंटिफाई कर लेता है उसके बाद में पूरी हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स वगैरह, जो डिफरेंट साइकिल्स वगैरह हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का बनना, ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं और उसके बाद में डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो इस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस को, एलिसिटर और आर्जिन से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम, या इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है, सॉरी यहाँ पे, तो ये इफेक्टर जो मॉलिक्यूल है उसके द्वारा ट्रिगर की गई है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ईटीआई। और इधर पैम्प मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये की गई थी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पैम्प ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, राइट। नेक्स्ट आता है डिफाइंड डिजीज एंड पैथोजन। डिजीज कोई भी माल फंक्शनिंग प्रोसेस जिसमें प्लांट की फिजियोलॉजिकल जो या मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं किसी भी बाहर के बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर के कारण। पैथोजन कोई भी एजेंट जो कि प्लांट के अंदर सफ़र या प्लांट के अंदर ऐसी अबनॉर्मेलिटीज़ कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उसको हम बोलेंगे पैथोजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ब्लैक स्कर्फ एंड कॉमन स्केब ऑफ पोटैटो। देखो, ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो राइजोक्टोनिया सोलैनी से होता है। राइजोक्टोनिया सोलैनी में इन्फेक्शन क्वेश्चन पाए जाते हैं। कॉमन स्केब ऑफ पोटैटो जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज के कारण होता है और ये एल्कलाइन कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर एक पूछा है कॉमन स्केब, एक होता है पोटैटो के अंदर ही पाउडरी स्केब ऑफ पोटैटो जो कि स्पोंजोस्पोरा फंगस के कारण होता है, जो कि प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा के अंदर आती है बेसिकली। और जनरली ये डिफरेंट टाइप के जो वायरल डिजीजेज होती हैं उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प आता है स्पोंजोस्पोरा फंगस। जबकि हम बात करें पाउडरी स्केब ऑफ पोटैटो जो है वो किसकी वजह से होता है, स्पोंजोस्पोरा की वजह से होता है, स्पोंजोस्पोरा सबटेरिना। नेक्स्ट आता है फाइटोएलेक्सिन। देखो, फाइटोएलेक्सिन बेसिकली मीनिंग क्या होता है फाइटोएलेक्सिन का, ये दो वर्डों से मिलके बना है, फाइटो प्लस एलेक्सिन। फाइटो का मतलब होता है प्लांट और एलेक्सिन का मतलब होता है टू वार्ड ऑफ। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये मूलर एंड बॉर्गन ने 1940 में दिया था जब वो फाइटोफथोरा पोटैटो सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। और जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था फाइटोएलेक्सिन वो था पिसाटिन फ्रॉम पी। इसके अलावा पोटैटो से जैसे रेसिटिन, कॉटन से जैसे गोसिपोल, साइसरीन फ्रॉम चिकपी, ऐसे बहुत सारे फाइटोएलेक्सिन्स जो हैं वो आइसोलेट किए गए हैं। फाइटोएलेक्सिन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि फाइटोएलेक्सिन होस्ट स्पेसिफिक होते हैं ना कि पैथोजन स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक थे इसीलिए तो हमने पढ़ा कि पिसाटिन जो है वो किससे निकलेगा, पी से निकलेगा। तो पी क्या है, होस्ट प्लांट है, तो ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं ना कि पैथोजन स्पेसिफिक। नेक्स्ट आता है डिफाइन अपॉर्चुनिटिस्टिक पैथोजन एंड विद एग्जाम्पल। देखो, अपॉर्चुनिटिस्टिक का मतलब कि अपॉर्चुनिटी ले रहा है वो प्लांट जो पर्टिकुलर पैथोजन है। कैसे कि अगर एक प्लांट की रेजिस्टेंस जो है वो कम है तो पैथोजन को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि रेजिस्टेंस ब्रेक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो चलो डिजीज कोज कर देते हैं। तो वही है एक अपॉर्चुनिटिस्ट पैथोजन जिसके एग्जाम्पल है राइजोक्टोनिया सोलैनी। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे इन्फेक्शन क्वेश्चन की, इसी के साथ में आपको इन्फेक्शन प्लेग ध्यान में रखना है जो कि शूडोसर्कोस्पोरेला पैथोजन के अंदर पाया जाता है। इन्फेक्शन क्वेश्चन राइजोक्टोनिया सोलैनी में होता है। एडेसिव नोब लाइक स्ट्रक्चर निमेटोफेगस जो फंजाई होती हैं उनमें होता है। नेक्स्ट आता है हु कोइंड द टर्म सीड पैथोलॉजी। सीड पैथोलॉजी पोल नीलगार्ड एंड मैरी बोल ने दी थी और फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी के रूप में पोल नीलगार्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट सीड हेल्थ टेस्टिंग लैब जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी, नीदरलैंड के अंदर, और मैरी नोबल जो है वो फर्स्ट ऑफिशियल सीड पैथोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीजेज। देखो, किसी भी डिजीज़ का मैनेजमेंट करने के लिए उसका नेचर ऑफ ट्रांसमिशन जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो सीड से ट्रांसमिट हो रही है, वो एयर से ट्रांसमिट हो रही है, वो सोयल से ट्रांसमिट होती है, किस तरीके से, है ना। क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट है, सीड इंटरनली सीड बोर्न डिजीज़ है, तो वहाँ पर हमें सीड लेवल पर ही उसका कंट्रोल करना होता है। हम इन्फेक्टेड सीड्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से तो एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज़ जैसे बंट ऑफ राइस, कवर्ड स्मट ऑफ गंवार जिसे हम ग्रेन स्मट ऑफ सॉर्गम के नाम से भी जानते हैं, जिसका कॉजल एजेंट है स्फेलोथिका सोर्गी, और कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। इंटरनली सीड बोर्न डिजीजेस की बात करें तो लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड लूज स्मट ऑफ बार्ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कॉजल एजेंट एसोसिएटेड विद द क्रेसिक फेज। देखो, क्रेसिक फेज बेसिकली आपको पता है कि जो पर्टिकुलरली बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है
उसके अंदर देखने को मिलता है। इसकी 3 डैमेजिंग स्टेजेस होती हैं, जिसमें जो मिडल स्टेज होती है विच इज़ क्रेसेक फेज, जिस क्रेसेक वर्ड का बेसिक सा मतलब होता है विल्ट या फिर पौधे का सूख जाना, ये सबसे ज़्यादा डिवास्टिंग डैमेज कोजिंग जो स्टेज होती है वो होती है। क्वारंटाइन डिजीज़ की अगर हम बात करें तो बंट ऑफ राइस जो है, कर्नाल बंट ऑफ राइस, ये जो है क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस की डिजीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस की डिजीज़ हैं, जैसे बंची टॉप ऑफ बनाना हो गया, वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो हो गया, गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो हो गया, ये भी क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस की डिजीजेज हैं। क्वारंटाइन देखो, बेसिकली जो क्वारंटाइन वर्ड है उसका जनरल मीनिंग होता है 40 डेज़। क्वारंटाइन के रिगार्डिंग जो इंडिया के अंदर जो एक्ट है उसे हम बोलते हैं डीपा एक्ट, विच इज़ कम्स इन 1914, और डीपा की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर एंड टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑल द पैथोजेंस। तो सोइल टेम्परेचर लगभग 82 डिग्री सेल्सियस अगर 30 मिनट के लिए होगा तो सारे पैथोजेंस जो हैं वो किल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हु फर्स्ट शोज द मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स। देखो, 2 चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है। जब हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और वो न्यूक्लियस का जो डीएनए है उसके थ्रू होते हुए वो नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर जाएगी, यानी कि जो पेरेंट्स के अंदर रेजिस्टेंस थी वो उनके जो प्रोजेनीज हैं उनके अंदर भी जाएंगी। इसे हम बोलते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ रेजिस्टेंस, जिनकी ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो कर रही है, इस तरीके से जाएगी। जबकि एक होती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि इस बार जो इनहेरिटेंस होगा रेजिस्टेंस का वो किसके थ्रू होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, उसके डीएनए के थ्रू होते हुए अगर वो नेक्स्ट प्रोजेनीज के अंदर जा रही है तो हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बेसिकली फीमेल जो हम बोल सकते हैं गैमेट है उसके थ्रू अकर होती है। तो ये जो है ये पर्टिकुलरली मेंडेलियन फैशन को शो नहीं करती है या मेंडेलियन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस नहीं दिखाती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि हाँ, सबसे पहले आर.एच. बिफिन ने 1905 में बताया कि व्हीट की स्ट्राइप्रस्ट जो है वो मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंट होती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। लेकिन जैसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करें तो जैसे नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट जो है जो कोक्लियोबोलस कार्बोनम से होती है वो पर्टिकुलरली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो करती है ना। और याद रखना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो नहीं करती है। नेक्स्ट आता है विच जीन वॉज ब्रोकन डाउन बाई यूजी 99। देखो, यूजी का नाम यूजी इसलिए लिया गया है युगांडा से, क्योंकि यहाँ पर ही ये रेस जो है ये ब्रोक डाउन हुई थी, 1999 के अंदर हुई थी, इसीलिए पर्टिकुलरली से UZ99 नाम दिया है। जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन था विच इज़ SR31 जीन को ब्लॉक कर दिया गया था UZ99 रेस, जो कि एक पक्सीनिया ग्रैमिनिस फॉर्मल स्पीसीज ट्रिट्रीसाई की रेस थी। नेक्स्ट थी आइडियल कंडीशन फॉर द डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ। तो जो ड्यू नाइट्स होती हैं और कूलर डेज, यानी कि हम बोल सकते हैं वेट एंड कूल जो वेदर है वो डाउनी मिल्ड्यू के लिए सही है। नेक्स्ट है टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर लीफ, स्टेम एंड येलो रस्ट। देखो, वीट के अंदर 3 तरीके की रस्ट देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें स्टेम रस्ट तो इसे ब्लैक रस्ट के नाम से जाना जाता है और ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिट्रीसाई के कारण होती है। अगर हम बात करें येलो रस्ट तो इसे स्ट्राइप रस्ट के नाम से जाना जाता है और ये पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होती है। अगर हम बात करें लीफ रस्ट तो इसे ब्राउन रस्ट के नाम से जाना जाता है और पर्टिकुलरली इसका जो कॉजल एजेंट है वो होता है पक्सीनिया रेकोंडिटा। जो येलो रस्ट है वो बेसिकली इंडिया में भी देखने को मिलती है, जो स्ट्राइप रस्ट है, इंडिया इन द सेंस राजस्थान वाले जो इलाके हैं वहाँ पर भी ये देखने को मिलती है। इनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। सबसे ज़्यादा स्टेम रस्ट जो है उसका ध्यान में रखना है आपको 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है हु गिव द टर्म इनोकुलम पोटेंशियल एंड स्लो रस्टिंग। तो इनोकुलम पोटेंशियल टर्म हॉसफॉल के द्वारा दिया गया था और स्लो रस्टिंग टर्म जो है वो पल विल्ट के द्वारा दी गई थी। नेम द डिजीज विच अफेक्ट द फ्लावर पार्ट्स। तो क्रेजी टॉप ऑफ मेज, ग्रीन अल डिजीज ऑफ बाजरा, कर्नाल बंट ऑफ वीट, इसके अलावा आपकी जो सिसेमम फाइलोडी, ये ऐसे डिजीजेज हैं जो फ्लावर पार्ट को अफेक्ट करती हैं। यानी कि हम ऐसे डिजीजेज के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर जो कि फ्लावर को पूरा चेंज कर देती हैं या फ्लावर को अफेक्ट करती हैं, है ना। नेम द फंगल पैथोजन दैट कोज डैम्पिंग ऑफ। तो बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ पैथोजन्स हैं जिनके द्वारा डैम्पिंग ऑफ की कोज की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं पीथियम के द्वारा, पीथियम एफिनिडर्मेटम के द्वारा। बेसिकली जो नर्सरी जैसे स्पेसिफिकली चिली, बैंगन, इन सब की जो नर्सरी हो गई, मतलब ब्रिंजल, इनकी नर्सरी के अंदर डैम्पिंग ऑफ
कोज किया जाता है पीथियम एफिनोडर्मेटम के द्वारा। इसके अलावा भी फिजेरियम, राइजोप्टोनिया ये भी डंपिंग ऑफ कोज करती हैं। नेम द पैथोजन एसोसिएटेड विद पाउडर मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स। देखो पाउडर मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स जो पैथोजन है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है। क्यों? क्योंकि इसे टू पैथोजन डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। टू पैथोजन किस लिए? क्योंकि ये सिर्फ एक पैथोजन से नहीं होती, ये दो पैथोजन के कॉम्बिनेशन के कारण होती है। और वो दो पैथोजन कौन से हैं पाउडर मिल्ड्यू के? इरिसिफी काइकेरोसीरम और स्फेरोथिका फुल्गियाना, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्फेरोथिका फुल्गियाना। इसमें फाइब्रोसन जो बॉडीज़ हैं वो भी बनती हैं और ये प्रिंसिपल डिजीज़ कोजिंग एजेंट है। इसे टू पैथोजन डिजीज़ बोला जाता है और इसे सबसे पहले ईजे बटलर ने 1918 में डिस्कवर किया था। अब देखो पाउडर मिल्ड्यू के अगेंस्ट अगर हम कुछ और भी बातें करें तो पाउडर मिल्ड्यू आपको पता है एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती है, सबसे पहली चीज़। तो दूसरी, पाउडर मिल्ड्यू के जो कोनिडिया होते हैं उनके अंदर खुद के अंदर इतना वाटर होता है, 70% उनके कोनिडिया के अंदर वाटर होता है कि वो खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं। इवन कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी की प्रेजेंस होना पाउडर मिल्ड्यू के लिए फंक्शनल नहीं होता है। पाउडर मिल्ड्यू के मैनेजमेंट के लिए हम सिंपली इरीगेशन अगर फील्ड में कर देंगे तो जो पाउडरी स्पोर्स हैं वो बिल्कुल बह के चले जाएंगे, वो लीफ की जो सरफेस है, प्लांट की जो सरफेस है वहाँ से हट जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच पैथोजन या डिजीज एसोसिएटेड विद द ग्रीन स्पॉट और रीग्रीनिंग एंड ग्रीन आइलैंड। देखो नाम समझो पहले कि ग्रीन आइलैंड यहाँ पर बोला गया है, इसका क्या मतलब होता है? हमने बोला ग्रीन आइलैंड, इसका मतलब कि लीफ की सरफेस के ऊपर कहीं पर ऐसा होगा कि पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया और कुछ कुछ पार्ट जो है वो एकदम ग्रीन बच जाएगा, जहाँ से पर्टिकुलर पैथोजन जो है वो हो सकता है न्यूट्रिएंट को अपटेक कर रहा हो। तो जो हेल्दी वाला जो पोर्शन बच जाता है बीच बीच वाले लीफ की सरफेस के ऊपर, उसे हम बोलते हैं ग्रीन आइलैंड, जो कि रस्ट में स्पेसिफिकली ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ग्रीन स्पॉट या रीग्रीनिंग जो है वो पाउडर मिल्ड्यूज के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है नेम द साइंटिस्ट हु एसोसिएटेड विद द हॉट वाटर एंड सोलर हीट ट्रीटमेंट। हमने डिस्कस किया कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट से जेंसन ने डिस्कवर किया था 1887 में। अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग पैथोजन्स के अगेंस्ट हम अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर हॉट वाटर ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं। और लूथर एंड सतार ने सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था टू कंट्रोल द लूज स्मट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट आता है नेम द टू थ्योरीज दैट एक्सप्लेन विल्ट डिजीज। देखो हमने बोला कि विल्ट डिजीज़ को कौन सी थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं, तो एक है प्लेगिंग थ्योरी और एक है टॉक्सिन थ्योरी। इनका मतलब क्या होता है? देखो विल्ट दो तीन तरीके की हो सकती हैं। एक होती है फिजियोलॉजिकल विल्ट। फिजियोलॉजिकल विल्ट का मतलब हुआ कि जनरली पानी की कमी की वजह से पौधे का सूखना इज फिजियोलॉजिकल विल्ट। सेकेंड, हम बैक्टीरियल विल्ट की भी बात करते हैं और फंगल विल्ट की भी बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मोको विल्ट ऑफ बनाना जो है, जो कि राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम के कारण कोज किया जाता है, वो एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली विल्ट है। वहीं बनाना में ही फिजेरियम विल्ट होती है जो कि फिजेरियम के कारण होती है ना, तो फंगल विल्ट भी देखने को मिलती है। यानी कि विल्ट एक कॉमन कैरेक्टर हो गया या कॉमन सिम्टम हो गया जो कि किसी भी पैथोजन के द्वारा कोज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो विल्ट डिजीज़ होती है उसके अंदर होता क्या है? जैसे अगर फंगल विल्ट की बात करें तो फंगस जो है वो जब रूट्स के थ्रू या जैसे वो एंटर करती है तो वेस्कुलर बंडल्स को ब्लॉक कर देती है। वेस्कुलर बंडल के ब्लॉकेज के कारण जाइलम जो है वो पर्टिकुलरली उससे पानी का फ्लो नहीं हो पाता ऊपर जैसे पानी नहीं पहुंचेगा तो ऊपर वाले जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट पार्ट्स हैं, वो सूख जाएंगे, है ना। तो प्लगिंग थ्योरी हमें क्या बताती है कि जाइलम के अंदर पर्टिकुलरली टाइलेसोस बन जाते हैं। टाइलेसोस का मतलब है कि प्लांट अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए जिन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है जाइलम सेल्स के अंदर, वहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होती है, जाइलम की पेरेन्काइमेटस सेल के थ्रू टाइलेसोस का फॉर्मेशन होता है, जिससे पैथोजन का इन्फेक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ता। मान लो पैथोजन इधर से जा रहा है और ये टाइलेसोस का इस तरीके से वो बन गया, है ना। तो प्लगिंग थ्योरी कहती है टाइलेसोस का फॉर्मेशन और उस जो बन जाता है पैथोजन की वजह से। और टॉक्सिन थ्योरी का मतलब होता है पर्टिकुलरली कि ये बताती है कि पैथोजन के द्वारा कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ कोज होती है। नेक्स्ट आता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ अनियन एंड सोयाबीन। तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ अनियन पैरानोस्पोरा डिस्ट्रक्टर के कारण होती है और सोयाबीन की पैरानोस्पोरा मंचूरिका की। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर पैरानोस्पोरा पैरासिटिका और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट सूडो पैरानोस्पोरा क्यूबेंसिस। नेक्स्ट आता है येलो एंड ब्लैक सिगाटोका डिजीज़ ऑफ बनाना। देखो सिगाटोका डिजीज़ इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जो फर्स्ट डिजीज़ है, ये डिजीज़ सिगाटोका वैली से डिस्कवर की गई थी, इसीलिए इसका नाम सिगाटोका है। तो येलो सिगाटोका माइकोस्फेरेला म्यूसिकोला से होता है और ब्लैक सिगाटोका माइकोस्फेरेला फिजियंसिस से होता है। नेक्स्ट आता है नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट ऑफ मेज। नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट जो है वो कोक्लियोबोलस कार्बोनम से होती है और साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट कोक्लियोबोलस हेट्रोस्टोरस से होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, पर्टिकुलरली एनसीसी कैसे, नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट जो है वो पर्टिकुलरली कोक्लियोबोलस कार्बोनम से होती है। तो सी और एन, तो एनसीसी से आप याद रख सकते हैं क्योंकि नॉर्दर्न और साउदर्न में बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट कोक्लियोबोलस कार्बोनम और साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट कोक्लियोबोलस हेट्रोस्टोरफस।
नेक्स्ट आता है नेम द फंजाई एसोसिएटेड विद द एंथ्रेक्नोज। देखो एंथ्रेक्नोज भी बहुत सारे पैथोजेंस के द्वारा कोज किया जाता है, जैसे डिप्लोकार्पोन रोज के अंदर करता है, एल्सिनोई एम्पेलिना ग्रेप्स के अंदर करता है। इसके अलावा भी नंबर ऑफ पैथोजेंस हैं। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ ब्लू स्टेन फंजाई जैसे सिरेटोसिस्टिस, डिप्लोडिया, ग्राफियम। डच एल्म डिजीज़ का पैथोजन जो है वो होता है ओफियोस्टोमा अल्मी एंड ओफियोस्टोमा नोवा अल्मी। इसका वेक्टर जो है वो एक बीटल होती है जिसे हम बोलते हैं स्कोलाइटस। तो ये पर्टिकुलरली आपको याद रखना है क्योंकि हर एक जो डिजीज़ जिसका वेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है नेम द पैथोजन फंजाई दैट कंटेन्स मिलेनिन इन देयर एप्रेसोरियम। देखो मिलेनिन जो एप्रेसोरियम के अंदर होता है, पर्टिकुलरली एप्रेसोरियम होता क्या है, सबसे पहले तो जो एप्रेसोरियम टर्म है वो फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। कौन से फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट? वही जिन्होंने माइकोराइजा टर्म दी थी। ठीक है, अब एप्रेसोरियम होता क्या है? बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि ये प्लांट की सरफेस है और ये पैथोजन है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर नोब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है उसे हम बोलते हैं एप्रेसोरियम। हम इसे अटैचिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं और कभी कभी पेनिट्रिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं। वैसे हम पेनिट्रिंग ऑर्गन बेसिकली जर्म ट्यूब को बोलते हैं, लेकिन कहा जा सकता है बेसिकली अटैचिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। उसके बाद में जैसे ही ये होस्ट टिश्यूज़ के अंदर या बिटवीन द होस्ट टिश्यूज़ फैलता है, उसके बाद में इससे बनते हैं आगे होस्टोरिया। और ये जो होस्टोरिया होते हैं ये प्लांट का जो टिश्यूज़ होते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो एप्रेसोरियम के अंदर कभी कभी मिलेनिन प्रेजेंट होता है जो कि होता है कोलेटोट्राइकम में। अब कोलेटोट्राइकम में मिलेनिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये मेलनकोनियल्स ऑर्डर से बिलोंग करता है। कोलेटोट्राइकम की एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है बेसिकली एसेरबुलाई। मैग्नापोर्थेओराइजी जो है वो ब्लास्ट डिजीज कोज करता है, और ब्लास्ट डिजीज की जो मोस्ट डिवास्टिंग स्टेज होती है विच इज नेक ब्लास्ट। नेक्स्ट आता है नेम द पैथोजन एसोसिएटेड विद द कॉमन एंड ड्वार्फ बंट ऑफ वीट। तो कॉमन बंट टिलेटिया कैरीज और ड्वार्फ बंट टिलेटिया कॉन्ट्रोवर्सा। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि ड्वार्फ क्योंकि वो छोटा है इसीलिए हमेशा क्या रहता है, कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर रहता है। तो ड्वार्फ बंट कोज्ड बाई टिलेटिया कॉन्ट्रोवर्सा। नेक्स्ट अगेन आ गया कॉमन स्केब ऑफ पोटैटो स्ट्रेप्टोमाइसिस के बीच से, और पाउडरी स्केब ऑफ पोटैटो स्पोंजोस्पोरा सबटेरिना से। नेक्स्ट आता है नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट। देखो दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है कि अर्ली लीफ स्पॉट जो होता है उसके अंदर बेसिकली ब्राउन कलर के धब्बे बनते हैं जो कि येलो हालो से कवर्ड रहते हैं, जबकि लेट लीफ स्पॉट जो होता है उसके अंदर ब्लैक कलर के धब्बे रहते हैं और वो येलो हालो से कवर्ड नहीं रहते हैं। अर्ली लीफ स्पॉट कोज किया जाता है सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला से, और लेट लीफ स्पॉट है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ डिसीजेज दैट शोज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो वही क्वेश्चन वापस आ गया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है, वो जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट के द्वारा गवर्न की जाती है, जिसके एग्जाम्पल है साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, कोक्लियोबोलस हेट्रोस्पोरस, और या फिर येलो लीफ ब्लाइट फाइलोस्टिका मेडिस। नेक्स्ट आता है नेम द बैक्टीरियल जीनस दैट कोज द वेस्कुलर विल्ट डिजीज। वेस्कुलर विल्ट डिजीज भी अलग अलग बैक्टीरियल पैथोजेंस के द्वारा कोज की जाती है, जैसे क्लेविबैक्टर, कर्टोबैक्टीरिया, इरविनिया, पेंटोनिया, राल्स्टोनिया, जेंथोमोनास, जिसमें इरविनिया जो है उसका ध्यान रखना है आपको, विंस्लो ने इसकी डिस्कवरी की थी। पर्टिकुलरली इरविनिया नाम जो है जीनस का वो विंस्लो ने दिया था, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। बाकी डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, जैसे क्लेविबैक्टर को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लेविबैक्टर मिचिगेनेंसिस जो है वो बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो कोज करता है, टोमेटो के अंदर बैक्टीरियल कैंकर कोज करता है। इरविनिया का हमें पता ही है कि कुकुरबिट्स के अंदर पर्टिकुलरली विल्ट कोज करता है। पेंटोनिया स्टीवर्टी जो है वो स्टीवर्ट विल्ट ऑफ कॉर्न कोज करता है, और ये एक बीटल के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, इसीलिए ये डिजीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है नेम द फंगल जीनस दैट कोज वेस्कुलर विल्ट डिजीज। तो फंगस जो कि विल्ट डिजीज, हमने अभी पढ़ा था ना कि विल्ट डिजीज दोनों तरीके के पैथोजेंस के द्वारा कोज की जा सकती है, वो बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, वो फंगल भी हो सकती हैं। तो बैक्टीरिया के जैसे हमने एग्जांपल पढ़े इरविनिया, पेंटोनिया, जेंथोमोनास, वैसे ही फंगस के एग्जांपल है जैसे सिराटोसिस्टिस, फिजेरियम, ओफिस्टोमा को अभी हमने पढ़ा डच एल्म डिजीज जो कि एक बीटल स्काइलोप्टस के द्वारा ट्रांसमिट होती है, और वर्टिसिलियम। ये सारे वेस्कुलर विल्ट डिजीज कोज करते हैं। जैसे वर्टिसिलियम जो है वो कॉटन के अंदर विल्ट डिजीज कोज करता है, फिजेरियम जो है वो पर्टिकुलरली पीजन पी के अंदर भी करता है, फिजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्मल स्पीसीज उदम पीजन पी के अंदर विल्ट डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट आता है हु कॉइन्ड द टर्म एप्रेसोरिया। देखो अभी हमने डिस्कस किया एप्रेसोरिया जो टर्म है पर्टिकुलरली वो फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी जिन्होंने माइकोराइजा दी थी। अगर हम होस्टोरिया की बात करें तो एंटोन डिबेरी ने होस्टोरिया टर्म दी थी, और एंटोन डिबेरी ने सिम्बायोसिस टर्म भी दी थी। और जो टर्गर प्रेशर होता है एप्रेसोरियम का वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर गिल्सरोल की प्रेजेंस होती है, गिल्सरोल की प्रेजेंस के कारण टर्गर प्रेशर होता है वहाँ पर। तो आपको ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ होस्ट कंपोनेंट दैट एक्ट एज सिग्नल मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे फैटी एसिड को हम बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रिगोल कंपाउंड्स होते हैं, गैलेक्टोन्यूरॉन्स होते हैं, ये सारे जो हैं ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आता है नेम द डिजीजेज दैट कैन बी एस्केप्ड थ्रू अल्टर्ड पीएच। ये हमने लास्ट माइकोलॉजी का जब लेक्चर लिया था उसमें भी डिस्कस किया था कि जैसे क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स है, वो क्या करता है कि वो एसिडिक कंडीशन के अंदर ज़्यादा आता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पर्टिकुलरली क्रूसीफर्स वाले प्लांट ज़्यादा लगा रहे हैं और वहाँ पर कॉमनली क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर आ रहा है, तो हम सोइल की पीएच को मेंटेन करके वहाँ पे लाइम का एप्लीकेशन करके उसकी पीएच को इंक्रीज़ करके हम पर्टिकुलरली उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कॉमन स्केप विच इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केपीज, जो कि लो पीएच के ऊपर जो कि हाई पीएच के ऊपर ज़्यादा आता है, तो हम पर्टिकुलरली जिप्सम का यूज़ करके वहाँ की पीएच को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सब क्यूटिकुलर कॉलोनाइजेशन एंड गिव एग्जांपल। देखो सब क्यूटिकुलर जो पर्टिकुलर कॉलोनाइजेशन होता है उसका मतलब होता है पैथोजन जो कि बिटवीन द क्यूटिकल और एपिडर्मिस ग्रो करे, उसे हम बोलते हैं सब क्यूटिकुलर कॉलोनाइजेशन, है ना। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे एप्पल स्केप, वेंचुरिया इनिक्वेलिस। देखो एप्पल स्केप से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एप्पल स्केप का जो पैथोजन होता है वो होता है वेंचुरिया इनिक्वेलिस, है ना। वेंचुरिया इनिक्वेलिस, इनिक्वेलिस क्यों नाम दिया है, क्योंकि इसके जो कोनिडिया होते हैं वो बेसिकली शेप के अंदर अनइक्वल होते हैं उसके, जो क्योंकि ये बाई सेल्ड होता है तो ये जो दोनों सेल्स होती हैं ये अनइक्वल होती हैं, इसीलिए इसको इनइक्वलिस नाम दिया गया है। और ये जो कोनिडिया है ये फुटप्रिंट शेप जो है वो इंडिकेट करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इनइक्वलिस। और ये इसकी शेप कैसी होती है, फुट शेप्ड होती है। इसके अलावा एप्पल स्केप के लिए ही मिलीज रूल भी लगे थे, ये सब क्यूटिकुलर कॉलोनाइजेशन भी दिखाता है, यही बायोटोनिकेट भी होता है। इसके अंदर जो अगर हम शूडोपेरिथीसियम भी इसके अंदर पाई जाती है ना, तो बहुत सारी। और एप्पल स्केप के लिए जो पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि लीफ वेटिंग पीरियड जो है वो कितना चाहिए होता है, तो 9 आवर्स का लीफ वेटिंग पीरियड चाहिए होता है इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए फॉर 4 आवर्स, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है नेम द पैथोजेनिसिटी सिग्नलिंग जीन्स यूज्ड बाय प्लांट पैथोजेनिक फंजाई। बहुत सारी हैं जिसमें आपको MAPK की फुल फॉर्म याद रखनी है, विच इज़ माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन, विच इज़ MAPK जीन्स। नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस फैक्टर्स विद एग्जांपल। तो पैथोजेनिक फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। वैसे तो देखो अगर किसी भी पैथोजन को डिजीज कोज करनी है तो उसके पास में 4 मुख्य हथियार होते हैं, 4 मेन वेपन्स होते हैं उसके पास में। वो कौन से होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं और पॉलीसेकेराइड। ये 4 ऐसे मेन वेपन्स हैं जो कि पैथोजन के पास होते हैं किसी भी डिजीज़ को खोज करने के लिए। जैसे कि एंजाइम्स के अंदर पैक्टिन लाइजेज एंजाइम्स हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हार्मोन्स के अंदर इंडोल एसिटिक एसिड साइटोकाइनिन हो सकते हैं, और टॉक्सिन्स हो सकते हैं। टॉक्सिन का भी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि टॉक्सिन को 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। बेसिकली होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन हो सकता है और होस्ट नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिन हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी लेक्चर में आगे। नेक्स्ट आता है वायरुलेंस फैक्टर। अच्छा, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी हम पढ़ रहे हैं पैथोजेनिसिटी फैक्टर, फिर हम पढ़ रहे हैं वायरुलेंस फैक्टर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द टर्म्स, है ना। तो देखो पहले हम समझते हैं पैथोजेनिसिटी और वायरुलेंस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पैथोजन की वो एबिलिटी कि वो डिजीज़ कोज कर सकता है ना। हर पैथोजन डिजीज़ कर सके ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो पैथोजेनिसिटी एबिलिटी होती है किसी पैथोजन की कि वो कितना वो डिजीज़ कोज करे, और वो कितना सीवियरली डिजीज़ कोज करेगा इस वायरुलेंस, यानी कि डिग्री ऑफ द पैथोजेनिसिटी हम किसको बोलते हैं, वायरुलेंस। आप बहुत सिंपल भाषा में समझिए, आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, अब थप्पड़ बहुत इंटेंसिटी के साथ भी लग सकता है कि सामने वाले को चक्कर ही आ जाए, और बहुत माइन्यूट धीरे से भी लग सकता है ना। तो धीरे से लगना इज पैथोजेनेसिटी, यानी कि आप थप्पड़ मार तो सकते हो लेकिन कितना तेज मार सकते हो इज वायरुलेंस, है ना। तो पैथोजन जो डिजीज कोज करने की एबिलिटी है विच इज पैथोजेनेसिटी, और वो एबिलिटी कितनी है, किस डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी के साथ में है, विच इज वायरुलेंस, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पैथोजेनेसिटी फैक्टर्स तो बेसिकली डिजीज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन डिजीज की सीवियरिटी क्या होगी उसके लिए क्या होंगे, वायरुलेंट फैक्टर्स। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर सब्सटेंस या कंपाउंड्स जो कि पैथोजन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट पैथोजन इंट्रैक्शन में, जो कि हेल्पफुल होते हैं डिजीज़ के इंडक्शन में और उसके डेवलपमेंट में, जैसे कि डिफरेंट एग्जांपल्स है माइलेजेज, लाइपेजेज, सम टॉक्सिन, टेपटॉक्सिन, टेनटॉक्सिन एक्सेट्रा, है ना। नेक्स्ट आता है गिव द एग्जांपल्स ऑफ पैक्टिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स। तो पैक्टिन लाइजेज, पैक्टिन मिथाइल एस्टरेज, पॉलीगैलेक्टोनेज, ये सारे जो हैं पैक्टिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट आता है पुअरमैन्स एंड रिचमैन डिजीज। हमें पता है रिचमैन डिजीज राइस ब्लास्ट को बोला जाता है। राइस ब्लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है।
सबसे पहले जो एक फोरकास्टिंग मॉडल बना था राइस ब्लास्ट के राइस ब्लास्ट जो है ब्लास्ट नाम से ही इसके अगेंस्ट एक फोरकास्टिंग मॉडल बना था। राइस ब्लास्ट जो है वो पायरिकुलेरिया ओराइजी कारण होता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी के जो स्पोर्स होते हैं वो बेसिकली जो कोनिडिया होते हैं वो पायरिफॉर्म शेप के होते हैं। पायरिफॉर्म का मतलब होता है जनरली पीयर शेप के होते हैं। ये 3-4 स्टेजेस के अंदर आता है, जैसे कि नेक ब्लास्ट होता है इसके अंदर, पर्टिकुलरली कोलर ब्लास्ट वगैरह इस तरीके से, है ना। तो इन्हें रिच मैन डिजीज के नाम से जाना जाता है। और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस जिसमें क्रेसिक सिम्टम दिखते हैं, जिसका बेसिक मीनिंग होता है विल्टिंग, उसे हम पुअर्स मैन डिजीज के नाम से जानते हैं। और पर्टिकुलरली फुलिश सीडलिंग जो डिजीज़ है, बकाना डिजीज ऑफ राइस को फुलिश सीडलिंग डिजीज़ के नाम से जानते हैं। देखो फुलिश सीडलिंग क्यों कहते हैं इसको, बेसिकली हम हिंदी में बोलते हैं कि फुलिश का मतलब हो गया मूर्ख बनाने टाइप, है ना। इसको फुलिश सीडलिंग डिजीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है कि राइस का फील्ड है मान लो, और राइस के फील्ड के अंदर ये राइस के प्लांट्स लगे हुए हैं। कुछ प्लांट्स एक एक्स्ट्रा हाइट ले लेते हैं नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में। अब फार्मर देख के ये सोचता है कि ये क्योंकि एक्स्ट्रा हाइट वाले प्लांट है तो इसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर या तो पेनिकल का फॉर्मेशन ही नहीं होता इन लंबी हाइट वाले प्लांट्स के अंदर, और अगर पेनिकल का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर सीड नहीं बन जाते हैं, सीड नहीं बन पाते हैं बेसिकली, है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फुली सीडलिंग, कि पागल बना दिया इसने कि ये प्लांट की हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन फिर भी इसके अंदर जो पर्टिकुलर सीड्स हैं वो तो बन ही नहीं रहे हैं ना। इसे ही बकाने डिजीज ऑफ राइस भी बोला जाता है, जो कि पर्टिकुलर जिब्रेला फिजिकोराई एक पैथोजन के कारण कोज होता है, जिसमें सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड की भी डिस्कवरी हुई थी। इसी तरीके से पर्टिकुलरली जो किलर डिजीज ऑफ राइस है वो हम टुंगरो डिजीज़ को बोलते हैं। टुंगरो डिजीज़ बेसिकली एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है जो कि 2 वायरस के कॉम्बिनेशन के कारण होती है, विच इज़ RTSV एंड RTBV। जो RTSV होता है पर्टिकुलरली वो डबल स्ट्रैंडेड DNA रखता है, और टुंगरो डिजीज़ लीफ होपर के द्वारा, जिसका साइंटिफिक नेम है नेफोटेटिक्स वायरसेंस, उसके द्वारा कूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लांट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो सैलिसिलिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड, इथाइलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। वैक्स डिग्रेडिंग एंजाइम जैसे पक्सिनिया हॉर्डी, पेस्टालोटीनिया इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेस्कुलर विल्ट कोज करता है, और फिजेरियम सुलानी जो है वो रूट रॉट डिजीजेस कोज करता है। नेक्स्ट आता है फिजेरियम स्पीसीज प्रोड्यूसिंग माइकोटॉक्सिन्स। देखो आप सबको पता है माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिन्स जो कि फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि फिजेरिक एसिड हो गया, ट्राइकोथिसिन्स हो गया, फ्यूमेनिसिन्स हो गया, और फाइटोटॉक्सिन फिजेरियम की स्पीसीज जो कि फाइटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है। फाइटोटॉक्सिन का मतलब पता है क्या हुआ, कि प्लांट के लिए जो हार्मफुल हो, है ना। क्योंकि हम 3 तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं टॉक्सिन्स का, फाइटोटॉक्सिन, पैथोटॉक्सिन और विवोटॉक्सिन। तो फाइटोटॉक्सिन क्या हुआ कि जो प्लांट के लिए हार्मफुल हो, विच इज़ फिजेरियम के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है, विच इज़ फिजेरिक एसिड। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय ए पैथोजन दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिजीज डेवलपमेंट। हमने पढ़ा था ना कि 4 वेपन्स होते हैं किसी भी पैथोजन के पास में डिजीज कोज करने के लिए, एंजाइम, टॉक्सिन, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट आता है पैथोजेनिसिटी फैक्टर और वायरुलेंस फैक्टर। हमने दोनों के बीच में डिफरेंस पहले ही समझ लिया है। तो पैथोजेनिसिटी फैक्टर जैसे लिपोपॉलीसेकेराइड, कंपोनेंट ऑफ आउटर सेल, और ध्यान रहे जैसे हम बैक्टीरियल सेल वगैरह के बारे में बात करते हैं तो जो LPS होती है, जो EPS होती है, एक्सोपॉलीसेकेराइड जो लेयर होती है, वो भी एक पैथोजेनिसिटी फैक्टर के रूप में काम करती है। वायरुलेंस फैक्टर के बारे में बात करें तो जैसे कैटेचोल हो गया, साइडेरोफोर्स हो गया। बेसिकली साइडेरोफोर्स क्या होते हैं, अगर हम सुडोमोनास वगैरह के केस में बात करें तो साइडेरोफोर्स एक अच्छी सेंस में पढ़े जाते हैं। साइडेरोफोर्स का बेसिकली मतलब होता है कि हाई मोलिकुलर वेट, लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर आयरन चिलेटिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, जो कि आयरन की अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं बिटवीन द पैथोजेंस, है ना। जैसे हम सुडोमोनास के केस में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं इसको, कि सुडोमोनास फ्लोरेसेंस जो है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो साइडेरोफोर्स होते हैं वो आयरन को पर्टिकुलरली अटैच करके अपने पास में प्लांट के लिए अवेलेबल करवा देते हैं, और पैथोजेंस के बीच में इसका कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है और पैथोजेंस के लिए अनअवेलेबल कर देते हैं ना। तो ये यहाँ पर कुछ में पर्टिकुलरली साइडेरोफोर्स जो है वो वायरुलेंस फैक्टर की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट व्हाट इज द रोल ऑफ AVR एंड HRP जीन्स। तो देखो AVR जीन जो है वो बैक्टीरियल पैथोजन की होस्ट रेंज को बताता है, और HRP जीन जो है बेसिकली हमने बैक्टीरियोलॉजी के अंदर भी डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रेशन सिस्टम। तो HRP जीन जो है वो एक प्रोटीन को एनकोड करता है जिसे हम बोलते हैं हार्पिन प्रोटीन, जो कि टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम को बनाने के लिए यूजफुल होता है। और टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि पर्टिकुलर जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है उसको प्लांट की सेल के अंदर इंसर्ट करवाना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पैथोजेनेसिटी के लिए जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्रेशन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, टाइप 3। टाइप 1 टाइप ऑफ सीक्रेशन सिस्टम क्या होता है, जो ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होता है। टाइप 2 कौन सा होता है, जो ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होता है। टाइप 3 कौन सा होता है, जो पैथोजेनेसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और टाइप 4 कौन सा होता है, जो कि एग्रोबैक्टीरियम के अंदर tDNA को ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ H2O2 स्कैवेंजिंग एंजाइम्स। तो जैसे स्कैटेलेज, एस्कोर्बिट,
पेरोक्सिडेज, ये सारे जो हैं ये एग्जांपल्स हैं H2O2 स्कैवेंजिंग एंजाइम्स की। नेक्स्ट आता है मोनोलिनिया फ्रुटिकोला। नेक्स्ट आता है नेम द साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड एंड सीक्वेंस द फर्स्ट रेजिस्टेंस जीन। देखो डिफरेंट टाइप के आर जीन पढ़े हैं हमने, आर जीन की 8 क्लासेस भी होती हैं। आर जीन जैसे कि जो सबसे पहला डिस्कवर किया गया था विच इज़ HM1 है ना, HM1 जो कि कोक्लियोबोलस कार्बोनस के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है ना। इसके अलावा जैसे N इन टोबैको, L फ्रॉम लिनसीड, LR जो है, और भी बहुत सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जीन हैं जिनको पर्टिकुलरली आइसोलेट या सक्सेसफुली क्लोन किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो जॉल एंड ब्रिग्स के द्वारा 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है पैथोजन विच प्रोड्यूस फ्यूमेरिक एसिड। देखो फ्यूमेरिक एसिड करता है राइजोपस स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखता है, और राइजोपस के द्वारा हम लैक्टिक एसिड को भी करते हैं। और ऑक्जेलिक एसिड हमने पहले बात की थी स्क्लेरोटीनिया और स्क्लेरोशियम स्पीसीज़ के द्वारा। और ये जो ऑक्जेलिक एसिड है बेसिकली ये क्राइफोनेक्ट्रिया पैरासिटिका के द्वारा भी कोज किया जाता है। देखो क्राइफोरियानेक्ट्रा हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये चेस्टनट ब्लाइट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। वही चेस्टनट ब्लाइट जिसके अंदर हाइपोवायरुलेंस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। हाइपोवायरुलेंस के लिए क्या चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है, डबल स्ट्रैंडेड RNA रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा क्या मतलब होता है हाइपोवायरुलेंस का, देखो हमने बोला हाइपो और वायरुलेंस, यानी कि वायरुलेंस को हमने कम कर दिया है। तो कैसे कम हुआ वो, जैसे मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर फंगस जो है वो कोई डिजीज़ कोज कर रही है, लेकिन उस फंगस के ऊपर किसी वायरस ने आके पर्टिकुलरली इन्फेक्शन कोज कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर वायरस की वजह से इस फंगस की एबिलिटी, इस फंगस की वायरुलेंस जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो इसी तरीके से क्राइफोनेक्टीरिया पैरासिटिका जो कि चेस्टनट ब्लाइट कोज करती है, उसमें क्राइफोनेक्टीरिया पैरासिटिका वायरस जो है वो इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से इसकी वायरुलेंस जो है वो कम हो जाती है। तो याद रखना है आपको कि हाइपोवायरुलेंस का क्या कॉन्सेप्ट है और ये किस में पाया, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किस में की गई थी, इसीलिए आपको क्राइफोनेक्ट्रिया पैरासिटिका याद रखना है। नेक्स्ट आता है टेजेटिटॉक्सिन। नेम से इंडिकेट हो रहा है टेजेटस इरेक्टा किसका साइंटिफिक नेम है, मैरीगोल्ड का है। तो टेजेटॉक्सिन किससे निकलेगा, ऑब्वियसली बोलते हैं मैरीगोल्ड में कोई डिजीज लगेगी तो कौन सी, सुडोमोनास सिरिंजी पैथोआ टेजेटिस जो पर्टिकुलर पैथोजन है वो मैरीगोल्ड के अंदर टेजेटॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है, और थैक्सोटोमिन्स जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। नेक्स्ट आता है पायरिकुलेरिया ओराइजी। तो पायरिकुलेरिन, अल्फा पिकोलिनिक, पायरिकुलोन, ये जो डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं ये पायरिकुलेरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है नेम द पैथोजन विच जिब्रेलिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड। अभी हमने डिस्कस किया जिब्रेलिन, जिब्रेला फिजिकराई, जो कि फुली सीडलिंग डिजीज या फिर इसे ही हम बकाने डिजीज के नाम से जानते हैं, इससे आइसोलेट किया गया था जिब्रेलिन, और जिब्रेलिन लाइक एक्टिविटी दिखाता है जैसे विटामिन E और हेलमिंथोस्पोरिन। नेक्स्ट आता है विच फंगल पैथोजन प्रोड्यूस सप्रेशर ऑफ प्लांट डिजीज रेस्पॉन्स। तो माइक्रोस्फेरिला पिनोइडिस और पक्सीनिया क्रैमिनिस। नेक्स्ट है नेम द पैथोजन एंड साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद द ऑनियन स्मस डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल स्टडीज़ जो हैं वो इसी डिस्कवरी के बाद में स्टार्ट हुई थी, है ना। होता क्या है बेसिकली, दो तरीके के ऑनियन आपने पढ़े होंगे, रेड स्किन वाले ऑनियन और पर्टिकुलरली वाइट स्किन वाले ऑनियन। रेड स्किन वाले ऑनियन के अंदर ऑनियन स्मस डिजीज़ नहीं लग पाती है क्योंकि उनके अंदर कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि माइसीलियम की ग्रोथ को रोक देते हैं और स्पोर्स का जर्मिनेशन नहीं होने देते हैं फंगल स्पोर का। और वो केमिकल सब्सटेंस कौन से होते हैं, कैटेचोल एंड प्रोटोकैटेचोइक एसिड। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फिनोलिक थ्योरी जो है वो पर्टिकुलर किसने दी थी, जेसी वोकर ने दी थी, इसे हम फिनोलिक थ्योरी के नाम से जानते हैं ना। और जेसी वोकर जो है पर्टिकुलरली उन्होंने ही बायोकेमिकल स्टडीज़ सबसे पहले शुरू की थी। क्यों नहीं होती है ऑनियन स्मस डिजीज पिगमेंटेड स्केल ऑनियन या फिर रेड स्केल ऑनियन के अंदर, क्योंकि उनके अंदर कैटेचोल और प्रोटोकैटेचोइक एसिड प्रेजेंट होती है। और ये जो ऑनियन स्मस डिजीज़ होती है इसका पैथोजन कौन होता है, तो क्लैटोट्राइकम सर्सिनेंस जो होता है ये इसका कोजल एजेंट होता है। नेक्स्ट है डिजीज़ जिसमें कि एब्सिशियन लेयर बनती है और कोर क्लेयर फॉर्मेशन होता है। तो एब्सिशियन लेयर्स तो बनती है जंथोमोनास के अंदर, और कोर क्लेयर का फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि राइजोक्टोनिया में बनती है। टाइलोसोस किस में बनती है, हमने डिस्कस किया, बिल्ट में बनती है, और ये स्ट्रक्चर जाइलम के अंदर बनती है। नेक्स्ट आता है क्वारम सेंसिंग के लिए कौन सा सीक्रेशन सिस्टम और इफेक्टर प्रोटीन के लिए कौन सा। तो क्वारम सेंसिंग के लिए टाइप सेकंड सीक्रेशन सिस्टम वो जो कि हर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और इफेक्टर प्रोटीन जो कि पैथोजेनिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, टाइप थर्ड सीक्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन व्हिच कैन बी डिटॉक्सिफाइड बाय द प्लांट्स। HC टॉक्सिन पायरिकुलेरिन जो कोक्लियोबोलस कार्बोनम और पायरिकुलेरिया ओराइजी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं वो प्लांट्स के द्वारा डिटॉक्सिफाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हु कोइंड द टर्म एलिसिटर। एलिसिटर जो टर्म है वो कीन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और एलिसिटर रिसेप्टर मॉडल जो है वो बेसिकली एल्बर्शियम एंड एंडरसन प्राउटी ने दिया था।
नेक्स्ट आता है फर्स्ट सिंपल लेंस, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज होकर डायरेक्टली डायरेक्ट जो ल्यूवन होके उन्हें ही बोल देते हैं कि फर्स्ट सिंपल लेंस की भी नहीं। फर्स्ट टाइम जो सिंपल लेंस बनाया था वो रोगर बैकन के द्वारा बनाया गया था, उसके बाद में ल्यूवन होक के द्वारा फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया गया था। इन्होंने जो ल्यूवन होक ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे उन्होंने उनको एनिमलक्यूल्स कहा था, और उसके बाद में उन एनिमल्क्यूल्स को बैक्टीरिया नाम जो है वो एहरनबर्ग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आता है हु कोइंड द टर्म फाइटोटॉक्सिन एंड पैथोटॉक्सिन, तो वैगनर आप याद रखें। अलग अलग तरीके के टॉक्सिन्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ द स्पोर्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, प्लांट नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पीआर प्रोटीन क्या है आपको पता है, पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स होती हैं। सबसे पहले इनको डिस्कवर किसने किया था, तो लून एंड कामेन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। पीआर प्रोटीन की अभी तक टोटल 19 क्लासेस जो हैं वो पर्टिकुलरली डिस्कवर हो चुकी हैं। और नेक्स्ट है कि आयरिश और बंगाल फेमाइन। आयरिश फेमाइन 1845 में फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण, बंगाल फेमाइन 1942 टू 1945 में ब्राउन स्पॉट डिसीज ऑफ राइस विच कोज्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण। अगार अगार कल्चर मीडियम के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो फ्राउ हैसे ने किया था 1880 के अंदर। और अगार अगार का सोर्स जो होता है वो होता है रेड एल्गी। देखो उससे पहले जिलेटिन यूज़ किया जाता था, जिसका मेन डिसएडवांटेज ये था कि वो रूम टेम्परेचर या फिर ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाता था। और ये जो अगार अगार है ये बेस्ट सूटेबल मीडियम है पर्टिकुलरली सॉलिड करने का किसी भी कल्चर मीडिया को। नेम द पर्सन हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड अ फंगस ऑन प्लांट। देखो वही क्वेश्चन वापस आ गया कि कौन सा पर्सन है जिसने फंगस ऑन प्लांट्स को बताया था कि फंगस प्लांट्स के ऊपर होती हैं। रॉबर्ट हुक ने बताया था। ब्रिफिल्ड ने क्या किया था, प्योर कल्चर टेक्निक दी थी, मतलब आर्टिफिशियल कल्चर किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसीलिए इसको बोला जाता है प्योर कल्चर टेक्निक दी थी ब्रिफिल्ड ने। जिलेटिन प्लेट टेक्निक जो टेक्निक है वो किसके द्वारा दी गई थी, रॉबर्ट कोच के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ फंगल हाइपर पैरासाइट्स। तो एम्पेलोमाइसिस क्विस्क्वेलिस जो होता है AQ10 नाम से भी एक कमर्शियल फॉर्मुलेशन भी मिलता है, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू फंगस के ऊपर पैरासाइट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि एम्पेलोमाइसिस क्विस्क्वेलिस या AQ10 जो है वो किसके अगेंस्ट या किसके ऊपर पैरासाइट होता है, तो पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर। इसी के अलावा इंडारुलुका कैरिसिस जो है वो पैरासाइट होता है अलग अलग रस्ट फंजाई के ऊपर। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम। ये क्वेश्चन भी BHU के एग्जाम्स में पूछा गया है। साइन का क्या मतलब होता है कि अगर हमें प्लांट सरफेस के ऊपर सिम्टम के साथ साथ वो पैथोजन के भी कुछ प्रोपेगल, जैसे पाउडर मिल्ड्यू के स्पोर्स हमें दिख रहे हैं या फिर डाउनी मिल्ड्यू की वो डाउनी ग्रोथ हमें दिख रही है, तो साइन होता है मतलब पर्टिकुलरली इन्फेक्टेड टिश्यूज़ के साथ में हमें पैथोजन भी दिख रहा है, जबकि सिम्टम्स मतलब ओनली उस पैथोजन के द्वारा जो चेंजेस किए गए हैं वो दिख रहा है ना। तो नेक्स्ट आता है विच यूनिवर्सिटी हैड फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी साइंस के रूप में, और MA फार्लो ने सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स को ऑफर किया था, प्लांट पैथोलॉजी को। नेक्स्ट अब ये जो लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के बेसिस पे, डिफरेंट चीज़ों के बेसिस पे जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है, जैसे स्प्रेड ऑफ इनोकुलम के बेसिस पे, मोनोसाइक्लिक, पोलोसाइक्लिक, पोलिटिक डिजीजेज। आप सभी ने अभी तक बहुत बार पढ़ चुके होंगे। मोनोसाइक्लिक का मतलब होता है कि अगर एक पर्टिकुलर पैथोजन एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रोइंग सीजन के अंदर एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, विच इज़ मोनोसाइक्लिक। पोलीसाइक्लिक मतलब एक से ज़्यादा, मल्टीपल टाइम, और ये पॉलीसाइक्लिक डिजीजेज ही होती हैं जो कि एपिडेमिक होने का कारण बनती हैं। और पॉलिटिक डिजीजेज मतलब एक पैथोजन अपनी एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में एक सीजन से ज़्यादा का टाइम लगा रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक डिजीजेज जनरली जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट कोच के कोच पोस्टुलेट। तो रॉबर्ट कोच ने 1887 के अंदर कोच पोस्टुलेट दिए थे। इन्होंने शुरू के 3 कोच पोस्टुलेट दिए थे, और जो फोर्थ कोच पोस्टुलेट है वो EF स्मिथ के द्वारा 1905 के अंदर जो पर्टिकुलर है ड्राइव किया गया था। अब देखो रॉबर्ट कोच की जो कोच पोस्टुलेट्स हैं वो बेसिकली बायोट्रोफिक पैथोजेंस के लिए लागू नहीं होती, वो जो नेक्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक जो पैथोजेंस होते हैं उनके लिए ही लागू होती हैं। तो रॉबर्ट कोच की जब कोच पोस्टुलेट बायोट्रोफिक पैथोजेंस के लिए नहीं होती, तो बायोट्रोफिक पैथोजेंस के लिए क्या होती हैं, मोलिकुलर कोच पोस्टुलेट्स होती हैं, जिन्हें फैल्को नाम के साइंटिस्ट ने 1988 में दिया था। रॉबर्ट कोच की कोच पोस्टुलेट क्या कहती हैं, 4 चीज़ें। पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट होना चाहिए किसी भी जो डिजीज ठोस है उसके साथ में। उसके बाद उसको आइसोलेट कर लिया जाना चाहिए। तीसरी बार उसको आर्टिफिशियली वापस इनोकुलेट करेंगे तो वो सेम सिम्टम दिखाए, और चौथी बार वो री आइसोलेट करने पर भी वो सेम ही पैथोजन आए। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ वेरिएबिलिटी। देखो फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस 3 अलग अलग बातें हैं, 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ वेरिएबिलिटी पाई जाती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी बैक्टीरिया और फंगाई की ही वेरिएबिलिटी है। जैसे अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंटली बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पर्टिकुलरली डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के अंदर डिस्कवर किया गया था,
ग्रिफिथ ने किया था। ट्रांसडक्शन जो है वो लीडरबर्ग एंड जिंदर के द्वारा दिया गया था साल्मोनेला के में अंदर, और कॉन्जुगेशन जो है वो पर्टिकुलरली लीडरबर्ग एंड टोटम के द्वारा किया गया था इकोलाई के अंदर। फंजाई के अंदर अगर हम मैकेनिज्म ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन के कारण आ सकती है हेट्रोकैरियोसिस। हेट्रोकैरियोसिस का मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, जब उसे बोलेंगे हेट्रो मतलब डिफरेंट, और कैरियोसिस मतलब कैरियोन न्यूक्लियस। पैरासेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है, कि मतलब जो मियोसिस और जो पर्टिकुलरली प्लाज्मोगेमी ये सारी एक पर्टिकुलर साइट पर ना होकर अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइट पे होती हैं, विच इज़ पैरासेक्सुअलिज्म, है ना। जैसे कि एस्परजिलस न्यूडुलेंस में इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी, पॉन्टेकार्वो एंड रोपर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी, जबकि हेट्रोकैरियोसिस जो है वो पर्टिकुलरली हैंसन एंड स्मिथ के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1932 के अंदर। वेजिटेटिव इनकम्पैटिबिलिटी के द्वारा भी फंजाई के अंदर वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, साल्टेशन के द्वारा भी। साल्टेशन का क्या मतलब होता है कि अचानक से बहुत वाइड और बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो म्यूटेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं साल्टेशन, इनकी वजह से भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। इसी तरीके से वायरस में रिकॉम्बिनेशन, सूडो रिकॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन, हेट्रो एनकैप्सिडेशन, इन सब मैकेनिज्म के थ्रू जो वेरिएबिलिटी है वो देखने को मिलती है। हमने डिस्कस कर लिया कि अर्ली लीवी स्पॉट सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला के कारण होती है, जिसकी परफेक्ट स्टेज यानी कि टीलोमॉर्फ माइकोस्पोरेला एरेचिडिस होती है। नेक्स्ट आता है बेसिकली साइन और सिम्टम। हमने देखा कि साइन का मतलब होता है फिजिकल एविडेंस है पैथोजन के वहाँ पर, या उसके कोई स्पोर हैं, उसका कोई माइसीलियम है, जबकि सिम्टम मतलब एक विजिबल इफेक्ट क्या आया है डिजीज़ का। नेक्स्ट आता है फंगल विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट। ये भी हमने देख लिया कि बैक्टीरियल विल्ट के अंदर क्या होता है कि सडन डेथ देखने को मिलती है, जबकि फंगल विल्ट के अंदर पौधा धीरे धीरे मरता है ना। नेक्स्ट आता है बेसिकली पैथोजेनिक विल्ट और फिजियोलॉजिकल विल्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलरली पानी की कमी की वजह से पौधा सूखता है, और पैथोजेनिक विल्ट जो होता है उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिजेरियम एंड वर्टिसिलियम विल्ट। देखो फिजेरियम विल्ट जो होता है उसमें सिम्टम्स जल्दी डेवलप होते हैं, और वर्टिसिलियम विल्ट में धीरे धीरे। वर्टिसिलियम विल्ट टाइगर क्लो सिम्टम्स दिखाता है, हाई पीएच पे और हाई पोटेशियम के प्रेजेंस में ज़्यादा आता है, जबकि जो पोटेशियम डेफिशिएंट सोइल होती हैं वहाँ पर फिजेरियम विल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सोइल इनहेबिटेंट्स एंड सोइल इन्वेडर्स। देखो सोइल इनहेबिटेंट्स का मतलब हो गया कि जो बहुत इनहेबिटेंट मतलब वो वहीं रहते हैं, तो जो बहुत सालों तक सोइल के अंदर सर्वाइव कर जाएं, विच इज सॉइल इनहेबिटेंट्स। और सोइल इन्वेडर्स मतलब कुछ टाइम के लिए सोइल में रहें, जैसे राइजोक्टोनिया, सोलैनियन, पीथियम है जो सोइल इनहेबिटेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, और सोइल इन्वेडर्स जैसे फिजेरियम। नेक्स्ट आता है हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स। हमने डिस्कस किया हाइपर सेंसिटिविटी जो टर्म थी वो इसी स्टैकमैन ने दी थी, सीरियल्स ट्रस्ट के अंदर सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म आती हैं, जैसे आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रोडक्शन हो गया, फाइटोएलेक्सिन्स हो गया, डिस्टर्बेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन हो गया। बेसिकली हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रैपिड डिफेंस रेस्पॉन्सिबल है, जो कि नेक्रोसिस को कोज करती है और सेल डेथ को कोज करती है, और किसी भी पैथोजन के इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोकती है, विच इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या होती हैं, ये ऑक्सीजन की ही डिफरेंट स्पीसीज होती हैं जो कि ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अब देखो वैसे तो नॉर्मली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्लांट के अंदर बनती रहती हैं, लेकिन पैथोजन के अटैक के बाद में इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाता है। तो एक तरफ देखें तो हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अच्छी हैं क्योंकि वो पैथोजन के अगेंस्ट जनरेट हो रही हैं, तो वो पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये प्लांट इट सेल्फ के लिए भी पर्टिकुलरली हार्मफुल होती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का ज़्यादा बन जाना, है ना। नेक्स्ट आता है अमेरिकन कॉटन इज रेजिस्टेंस टू विल्ट व्हेन ग्रोन इन इंडिया। और अगर इंडिया के अंदर अमेरिकन कॉटन उगाई जाएगी तो वो रेजिस्टेंस होगी, है ना। तो सबसे पहले तो इवैन ने नोट किया कि अमेरिकन कॉटन जो होती है रेजिस्टेंस होती हैं इन द विल्ट अफेक्टेड फील्ड्स ऑफ इंडिया, यानी कि अमेरिकन कॉटन को अगर हम इंडिया में लगाएंगे तो वो विल्ट डिजीज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया की सोइल जो है वो वहाँ के लिए रेजिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर क्लाइमेट और सोइल का चेंजेस देखने को मिलता है कि यूएसए के अंदर कॉमन कॉटन की विल्ट जो होती है वो लाइट और सैंडी सोइल में आती है, जहाँ पे जो कि एसिडिक होती है रिएक्शन में, और इंडिया के अंदर ये हैवी सोइल के अंदर आती है, तो सोइल्स चेंज हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक रेजिस्टेंस। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके जो जीन्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मैटरनली ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं फीमेल के द्वारा, और ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते हैं ना, जैसे साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट और येलो लीफ ब्लाइट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ट्रैप क्रॉप एंड डेकोई क्रॉप। देखो ट्रैप क्रॉप जो होती है वो होस्ट क्रॉप होती है ना। जैसे मान लो कि हमने कॉटन के अंदर ओकरा को ग्रो कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हम अगर पेस्ट की बात कर रहे हैं तो पिंक बोलवर्म के अगेंस्ट, है ना, तो हमने क्या किया होस्ट क्रॉप को लगाया, विच इज़ नोन एज ट्रैप क्रॉप, है ना।
डेकोई क्रॉप के अंदर क्या होता है, नॉन होस्ट क्रॉप होती है जो कि स्टिमुलेट तो कर देती है पैथोजन के स्पोर्स को जर्मिनेट करने के लिए, लेकिन उसके बाद में उसको होस्ट नहीं मिलता है तो वो पैथोजन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, विच इज़ नोन एज डेकोई क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल राईग्रास विच इज़ नोन एज लोलियम स्पीसीज रिड्यूस करता है क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स के इंसिडेंट्स को। बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस आपको पता है, बायोटिक मतलब किसी भी पैथोजन के कारण और एबायोटिक मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी या किसी एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण। पैरासाइट मतलब सारे पैरासाइट्स जो होते हैं वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पैथोजन ही हो, और मोस्ट ऑफ द जो पैथोजन्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ऑल नहीं, है ना। फाइटोएलेक्सिन, फाइटोएंटीसिपेंट्स। फाइटोएलेक्सिन मतलब वैसे सब्सटेंस जो कि इनहिबिट करते हैं फंगस के डेवलपमेंट को। फाइटोएलेक्सिन का मतलब टू वार्ड ऑफ। फर्स्ट फाइटोएलेक्सिन जो कि आइसोलेट किया गया था विच इज पीसाटिन फ्रॉम द पी। फाइटोएंटीसिपेंट्स मतलब इनहिबिटरी एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं ये, जो कि प्लांट की सेल में, अब देखो फाइटोएलेक्सिन क्या होते हैं, आफ्टर इन्फेक्शन प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर ना। फाइटोएंटीसिपेंट पहले से ही, इन्फेक्शन के पहले से ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेपोनिन और ग्लाइकोसाइड्स। कोलेट्रल और अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट होस्ट का मतलब होता है कि मैंडेटरी होस्ट, कि अगर ये होगा अल्टरनेट होस्ट तभी वो अपनी जो पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है पैथोजन उसको कंप्लीट कर पाएगा, है ना। जैसे कि बारबरी जो है वो अल्टरनेट होस्ट है पक्सिनिया ग्रामिनिस के लिए, और ये सेम डिफरेंट फैमिली के होते हैं। कोलेट्रल होस्ट का मतलब होता है कि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। नेक्रोट्रोफ, बायोट्रोफ। नेक्रोट्रोफ का मतलब जो डेड होस्ट सेल होती हैं उनसे न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करता है। बायोट्रोफ मतलब लिविंग होस्ट सेल से, है ना। इसके अलावा जो एग्जांपल हैं जैसे कि पीथियम, फाइटोप्थोरा, ये उसके नेक्रोट्रोफ के एग्जांपल हो जाएंगे। पाउडर मिल्ड्यूज वगैरह हैं जो हैं वो बायोट्रोफ के एग्जांपल हो जाएंगे। एंजाइम्स और टॉक्सिन्स। एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड किसको बनाते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। प्रोटीन्स किसको बनाती हैं, एंजाइम को बनाती हैं। राइबोजाइम को छोड़कर बाकी सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, जबकि टॉक्सिन्स जो होते हैं वो लो मॉलिकुलर वेट के नॉन एंजाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, जो कि प्लांट पैथोजेनिक फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेनटॉक्सिन, विक्टोरिन हो गया। टेनटॉक्सिन जो है वो बेसिकली अल्टरनेरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि टेबटॉक्सिन जो है वो फर्स्ट जो टॉक्सिन है वो आइसोलेट किया गया था, विच इज टेबटॉक्सिन फ्रॉम सुडोमोनास, है ना। पीआर प्रोटीन, फाइटोएलेक्सिन्स। तो पीआर प्रोटीन जो होती हैं वो स्ट्रेस प्रोटीन होती हैं, ट्रेस अमाउंट के अंदर रिलीज होती हैं। फाइटोएलेक्सिन जो होते हैं उनको वुंड एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है। पीआर प्रोटीन जो होती हैं वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो फाइटोएलेक्सिन जो होते हैं वो लिविंग सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। लिविंग सेल का क्या मतलब हुआ कि जो पर्टिकुलर इन्फेक्टेड सेल हैं उनके आसपास वाले जो लिविंग सेल्स हैं उनके द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं ना। यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, लेकिन अभी 2 और अपडेटेड फैमिली हैं यहाँ पर पीआर प्रोटीन्स की, तो टोटल 19 पीआर प्रोटीन्स की फैमिली है, जिन्हें हम नाम देते हैं PR1 to PR19, है ना। जबकि फाइटोएलेक्सिन जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे फेजियोलिन, पीसाटीन एंड रिसेटिन। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिन। व्हीलर एंड ल्यूकेन ने 1963 में 3 ब्रॉड कैटेगरीज बनाई टॉक्सिन की। पहला फाइटोटॉक्सिन। फाइटोटॉक्सिन का मतलब कि जो प्लांट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन प्लांट के लिए टॉक्सिक होगा ना। डिजीज़ के इनिशिएशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, जैसे अल्टरनेरिक एसिड हो गया, कोक्लियोबोलिन हो गया ना। नेक्स्ट आते हैं विवोटॉक्सिन। विवोटॉक्सिन जो होते हैं वो पर्टिकुलरली डिजीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। डिजीज़ खुद कोज नहीं करते हैं, लेकिन डिजीज़ की इंटेंसिटी या वायरुलेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि फिजेरिक एसिड। फिजेरिक एसिड फर्स्ट जो आइसोलेट किया गया विवोटॉक्सिन था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट आइसोलेट किया गया विवोटॉक्सिन कौन सा था, तो फिजेरिक एसिड। नेक्स्ट आता है पैथोटॉक्सिन। तो पैथोटॉक्सिन वो सब्सटेंसेस हैं जो कि, या वो टॉक्सिन हैं जो कि खुद डिजीज़ कोज करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं नेचर के अंदर। और प्रिंसले एंड शेफर ने टॉक्सिन्स को 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया था, होस्ट स्पेसिफिक और होस्ट नॉन स्पेसिफिक। तो होस्ट स्पेसिफिक जो हैं उनके अंदर आते हैं पैथोटॉक्सिन, जैसे कि टेबटॉक्सिन और विक्टोरिन। विक्टोरिन तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो जो होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन्स होते हैं वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट होते हैं किसी भी डिजीज़ के, और नॉन होस्ट स्पेसिफिक जो टॉक्सिन होते हैं वो बेसिकली सेकेंडरी डिटर्मिनेंट होते हैं किसी भी डिजीज़ के। नेक्स्ट आता है डिफरेंट बोटेनिकल्स इन प्लांट डिजीज कंट्रोल। तो देखो हम बहुत सारे बोटेनिकल्स जैसे कि नीम, तुलसी, गार्लिक, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं अलग अलग डिजीजेस के अगेंस्ट। तो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, जैसे नीम को हम पाउडर मिल्ड्यू और ब्लैक स्पॉट ऑफ रोजेस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तुलसी को हम राइस ब्लास्ट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। गार्लिक को हम एस्परजिलस के अगेंस्ट। मिंट यानी कि पुदीने को हम ड्रेस्टला ओराइसी के अगेंस्ट। एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखो ऐसे प्रोटीन्स जो कि पर्टिकुलरली वायरस के रेप्लिकेशन को रोक दें या वायरस के रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करें, उन्हें बोलते हैं एंटीवायरल प्रोटीन। 2 तरीके के मेजर एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं, पोकवीड एंटीवायरल प्रोटीन और जिंक फिंगर एंटीवायरल प्रोटीन। जो पोकवीड एंटीवायरल प्रोटीन है वो पर्टिकुलरली राइबोसोम इनहिबिटिंग प्रोटीन है, यानी कि पर्टिकुलरली जो वायरस है उसका रेप्लिकेशन नहीं होने देती है। तो हम बोल सकते हैं वायरस से होने वाले डिजीजेज से रोका जा सकता है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन रोका जा सकता है ना। राइट शॉर्ट ऑन सोमा क्लोनल वेरिएशन।
सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होती है कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर की मैकेनिज्म के थ्रू जो वेरिएशंस आती हैं प्लांट के अंदर, इसे सबसे पहले लार्किन एंड स्क्वार्ट जो है उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी। ये हेरिटेबल भी हो सकती है, नॉन हेरिटेबल भी हो सकती है, जिन्हें हम एपिजेनिक बोलते हैं, एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि दो पर्टिकुलर प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को हमने फ्यूज़ कर दिया, यानी कि मान लो कि एक ब्रिंजल प्लांट ले लिया, एक पोटैटो ले लिया, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कर दिया और उसके बाद में जो पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो प्लांट बना है विच इज़ नोन एज सोमैटिक हाइब्रिडाइज्ड प्लांट, है ना। तो इसकी प्रोसेस होती है, जैसे सबसे पहले तो हम दोनों को प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवाएंगे, दोनों को आइसोलेट करेंगे प्रोटोप्लाज्म को, फिर फ्यूजन करवाएंगे, डिफरेंट फ्यूजन करवाने के लिए डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो हाइब्रिड सेल होंगी उनका कल्चर करवाएंगे और देन प्लांट को रीजनरेट करेंगे। एग्जाम्पल याद रख लेना थोड़े बहुत कि सोलेनम और पोटैटो को मिला के दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के द्वारा बनाया गया था जो पर्टिकुलर प्लांट था, वो पोटैटो लीफ रोल वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था। ब्रेसिका नाइग्रा प्लस ब्रेसिका रापस जो है वो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था। टिश्यू कल्चर, देखो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है कि हम एक कोई भी प्लांट पार्ट, जिसे हम बोलेंगे एक्स प्लांट, जो कि खुद को अपने आप को नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता हो, उसको हम यूज़ करेंगे और एक नया प्लांट बनाएंगे एसेप्टिक कंडीशंस यानी कि लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, उसे बोला जाता है टिश्यू कल्चर। हेबर्ट लैंड ने 1902 के अंदर ये फिनोमिना जो है वो प्रपोज किया था, इसीलिए प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर के रूप में हेबर्ट लैंड को जाना जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लांट पार्ट्स को यूज़ करके हम प्लांट बना सकते हैं, जैसे कि कैलस। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसी कैलस बोला जाता है। तो कैलस के थ्रू हम प्लांट बना सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट के थ्रू बना सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिप कल्चर के थ्रू बना सकते हैं, लीफ के थ्रू बना सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कल्चर जो है उसे हम यूज़ करते हैं वायरस फ्री इन्फेक्टेड प्लांट्स को तैयार करने के लिए। तो मेरिस्टेमेटिक टिप कल्चर टेक्निक के लिए हम मेरिस्टेमेटिक जो रीजन है उसको यूज़ करते हैं, जिसमें 1 to 2 लीफ प्राइमोडिया यूज़ करते हैं और जिनकी साइज़ होती है 0.1 to 0.5 mm। जो मेरिस्टेमिक टिप कल्चर टेक्निक है उसे सबसे पहले मोरल एंड मार्टी ने 1952 के अंदर डहेलिया से डहेलिया मोजेक वायरस को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया गया था। नेक्स्ट आता है हाइपोवायरुलेंस। हमने पढ़ा हाइपोवायरुलेंस क्या होती है कि पर्टिकुलर किसी पैथोजन की वायरुलेंस जो है उसको कम कर दिया जाता है, विच इज नोन एज हाइपोवायरुलेंस, रिड्यूस्ड वायरुलेंस ऑफ द पैथोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसमिशेबल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से सबसे पहले किसमें डिस्कवर किया गया, चेस्टनट ब्लाइट के अंदर डिस्कवर किया गया, जो किसकी वजह से होता है, क्राइफोनेक्टेरिया पैरासिटिका की वजह से, हम बोलते हैं एंडोथिका पैरासिटिका की वजह से, जैसे कि। और इसके अलावा भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे डच एल्म पैथोसिस्टम में सीरोटोसिस्टिस एल्मी, स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशिरम, हाइपोवायरुलेंस एसोसिएटेड डीएनए वायरस फर्स्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि इन्फेक्ट करता है स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशिरम। नेक्स्ट आता है कैटास्ट्रोफिक प्लांट डिजीज क्यों होते हैं फंजाई के द्वारा कोज डिजीज़ें। देखो कैटेस्ट्रॉफिक प्लांट डिजीजेज का मतलब होता है जो वाइडली बहुत खतरनाक तरीके से जो डिजीजेज आती हैं, तो वो क्यों होती हैं फंगस के द्वारा कोज की, क्यों, क्योंकि फंगस के अंदर स्पोर्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, लैटेंट पीरियड होता है, बहुत लॉन्ग डिस्पर्जल हो सकता है, जो पर्टिकुलर स्पोर्स होते हैं उनका लॉन्ग डिस्पर्जल। जैसे आप रस्ट के बारे में बात करोगे तो कितना किलोमीटर दूर से जो स्पोर्स हैं वो एयर के थ्रू मूव करते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट एंजाइम्स और टॉक्सिन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी प्रोडक्शन करते हैं। क्यूटीएल मैपिंग, क्यूटीएल मैपिंग में क्यूटीएल की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, लास्ट टाइम भी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पूछी गई थी, विच इज़ क्वांटिटेटिव ट्रेट लुकाई, जो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन को बताता है क्रोमोजोम के अंदर, जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि एक क्रोमोजोम है, उसके ऊपर डिफरेंट जीन्स हैं, क्रोमोजोम है उसके ऊपर डिफरेंट जो जीन्स हैं, तो एक पर्टिकुलर जीन की लोकेशन को बताता है, जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट यानी कि एक पर्टिकुलर लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइल्डरमैन ने सबसे पहले कॉइन की थी ये टर्म, विच इज़ क्वांटिटेटिव ट्रेट लुकाइंग। नेक्स्ट आता है शॉर्ट ऑन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं MAS। देखो इसके अंदर बेसिकली मॉलिकुलर मार्कर्स का यूज़ करते हैं। मॉलिकुलर मार्कर का मतलब होता है जनरली हम एक पर्टिकुलर चिन्हित तरीके का जो मार्कर है वो यूज़ करते हैं, हमें पता लग जाता है कि जो डिज़ायरेबल जीन हम इंसर्ट करना चाह रहे थे वो इंसर्ट हुआ है या नहीं, इस चीज़ के ऊपर बेस्ड रहता है ये। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स हैं इसके अंदर, जैसे सबसे पहले मैप करना है जीन को, देन लिंक करना है मार्कर का, लिंक जो मार्कर होते हैं उनका सिलेक्शन करना है, मार्कर्स को वैलिडेट करना है और उसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग में उसका यूटिलाइजेशन करना है। जैसे कि वेराइटीज़ जो मास मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के द्वारा रिलीज़ की गई हैं, विच इज़ HD 2329, इम्प्रूव पूसा बासमती, सांबा मसूरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं
पैथोजेनेसिटी जीन्स इन फंजाई। अब हम तीनों तरीके के जीन्स पढ़ेंगे। फंजाई के अंदर पैथोजेनेसिटी जीन्स कौन से हैं, बैक्टीरिया के अंदर कौन से हैं और वायरस के अंदर कौन से। तो हमें पता है अलग अलग फंगस में अलग अलग तरीके के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से, अलग अलग तरीके के जीन्स होते हैं जिनकी वजह से वो डिजीज कोज करने में कैपेबल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोफोबिन जो जीन है वो अगर मैग्नापोर्थोराइजी में नहीं होगा तो एप्रेसोरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा उस पर्टिकुलर फंगस के अंदर, तो डिजीज कैसे कोज होगी, है ना। तो हाइड्रोफोबिन जीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नापोर्था के लिए। इसके अलावा क्यूटिकल और सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स अगर फंगस के पास नहीं होंगे तो वो कैसे प्लांट की क्यूटिकल को पर्टिकुलरली डिग्रेड कर पाएंगे। तो क्यूटिनेजेस, पैक्टिनेजेस, पैक्टिन लाइजेस, ये सारे पर्टिकुलरली जीन्स होते हैं फंगस के पास में। जीन कंट्रोलिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे फाइटोएंटीसिपिन्स जो कि इन्फेक्शन से पहले प्रेजेंट होते हैं। जीन कंट्रोलिंग फंगल टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। सिग्नलिंग जीन्स जो कि प्लांट पैथोजेनिक फंजाई के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिटी जीन्स इन बैक्टीरिया। तो वही हमने बात किया जैसे अलग अलग टाइप ऑफ सीक्रेशन सिस्टम्स होते हैं। जैसे जाइलीला जो है उसके अंदर टाइप 4th पिलाई प्रेजेंट होती है। टाइप 4th पिलाई का मतलब होता है बेसिकली जो अटैचमेंट के अंदर हेल्प करती है सबसे ज़्यादा पिलाई। वैसे पिलाई का काम क्या होता है जनरली बैक्टीरियाज के अंदर कि वो दो बैक्टीरिया के कनेक्शन में हेल्प करती है और वहाँ पर कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, लेकिन टाइप 4th पिलाई जो है वो बेसिकली अटैचमेंट के लिए हेल्प करती है। तो जाइलीला के अंदर जैसे जाइलम के अंदर जो टाइप 4th पिलाई होती है वो पर्टिकुलरली अटैचमेंट का काम करती है। बैक्टीरियल सीक्रेशन सिस्टम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैक्टीरियल एंजाइम जो कि सेल वॉल को डिग्रेड करने का काम करते हैं जैसे कि सॉफ्ट रोड कोजिंग इरविनिया होते हैं, है ना। इसके अलावा जो एंडोपॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं, वो भी पैथोजेनेसिस फैक्टर की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है साइडेरोफोर्स। तो कैटेचोल और हाइड्रोक्सेमेट जो साइडेरोफोर्स हैं वो वायरुलेंस फैक्टर की तरह यूज़ करते हैं। एचआरपी जीन्स, एबीआर जीन्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स, टॉक्सिन्स, पॉलीसेकेराइड्स, हार्मोन्स, ये सब हैं जो कि वायरुलेंस या पैथोजेनेसिटी फैक्टर के रूप में काम आते हैं। नेक्स्ट है वायरसेस के अंदर। तो वायरसेस के अंदर भी वही कोड प्रोटीन वगैरह हैं। कोड प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस जो है वो बेच्चे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। पर्टिकुलरली टोबैको मोजेक वायरस के अंदर इसकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी। तो जो कोड प्रोटीन होती है वायरस की वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इवन मूवमेंट प्रोटीन की वजह से ही जो प्लाज्मोडेस्मेटा है उसके अंदर उसके थ्रू सेल टू सेल मूवमेंट हो पाता है पर्टिकुलर वायरसेस का। अगर मूवमेंट प्रोटीन नहीं होती तो प्लांट सेल के अंदर वायरस का सेल टू सेल जो मूवमेंट है वही नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो बात आ गई कोड प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस की, जिसे हम सीपी रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये बेच्चे अटाल ने 1986 में सबसे पहले दी थी कोड प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस, जो कि इसमें जैसे क्रॉस प्रोटेक्शन जो होती है, क्रॉस प्रोटेक्शन और CPMR यानी कि कोड प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंस, हम दो चीज़ें पढ़ते हैं ना। क्रॉस प्रोटेक्शन क्या होता है बेसिकली हम एक माइल्ड स्ट्रेन ऑफ वायरस का यूज़ करके उसे एक सीवियर स्ट्रेन से बचाने की कोशिश करते हैं किसी भी प्लांट को। तो क्रॉस प्रोटेक्शन इफेक्टिव होता है एक स्ट्रेन को यूज़ करके उसके ही सीवियर स्ट्रेन को बचाने के लिए, जबकि CPR जो है वो प्रोटेक्शन देता है सेम ग्रुप के डिफरेंट वायरसेस के अगेंस्ट, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। तो हमने डिस्कस किया था अलग अलग तरीके के मेथड्स हो सकते हैं जिनमें हम थर्मोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर के थ्रू, लो टेम्परेचर के थ्रू, मेरिस्टेमेटिक टिप कल्चर यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर यूज़ कर सकते हैं वायरस फ्री प्लांट्स को बनाने के लिए। जैसे कुकुम्बर मोजेक वायरस को में हम हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं तो कुकुम्बर मोजेक वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। लो टेम्परेचर का जैसे याम मोजेक वायरस के अंदर, टिश्यू कल्चर में कैलस कल्चर, प्रोटोप्लास्ट, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिप कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कीमोथेरेपी भी की जा सकती है, इलेक्ट्रोथेरेपी भी की जा सकती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक एक एग्जांपल ध्यान में रख लेना है कि हाँ इस रिगार्डिंग भी कुछ होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम कौन सी फॉलोइंग मैकेनिज्म को यूज़ करके वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है PR प्रोटीन्स। PR प्रोटीन्स क्या होता है बेसिकली कि ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं PR प्रोटीन्स भी फाइटोएंटीसिपिन्स की तरह, लेकिन ट्रेस अमाउंट में होती हैं इन्फेक्शन से पहले। जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो इनकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। या तो ये एक्सट्रीमली एसिडिक होती हैं या तो ये एक्सट्रीमली बेसिक होती हैं नेचर के अंदर। ये हाई मोलिकुलर वेट कम प्रोटीन्स होती हैं। इनकी 19 प्रोटीन फैमिलीज प्रेजेंट हैं। इनका जो मोलिकुलर वेट है वो 5 to 75 किलो डाल्टन होता है। जैसे β13 ग्लूकानेज है, PR2 प्रोटीन का नाम है, काइटिनेज टाइप की। तो अलग अलग क्लासेस जो हैं वो PR1 to PR19 हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो आपको याद रखना है जैसे काइटिनेज वाली हैं तो 3, 4 पर्टिकुलरली 8 और 11 ये जो हैं ये काइटिनेज प्रॉपर्टी रखती हैं ना। और इसके अलावा PR सेकेंड आपको याद रखना है β13 ग्लूकानेज एक्टिविटी रखती हैं। नेक्स्ट आता है फाइटोएलेक्सिन क्या है और उनके कैरेक्टर्स। तो फाइटोएलेक्सिन एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। मूलर एंड बॉर्गर ने 1940 के अंदर इसको डिस्कवर किया था जब वो फाइटोथोरा पोटैटो सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। और ये लिविंग सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जो आसपास की लिविंग सेल होती हैं। और इनकी फंजीस्टैटिस प्रॉपर्टी होती है, फंजीसाइडल नहीं होती है, यानी कि मारते नहीं हैं पैथोजन को, उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं ना।
अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। जैसे आइपीम्यूरन जो है स्वीट पोटैटो से, साइसरिन जो है वो चिकपी से, जेंथोटॉक्सिन जो है वो पर्नशिप रूट से, फेजुलिन बीन से, पिसाटिन पी से जो कि सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, रेसिटिन पोटैटो से, कैप्सिडोल पेपर से, गोसिपोल कॉटन से, कैमेलेक्सिन जो है वो एरेडियोप्सिस जो है उससे। नेक्स्ट आता है प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट में हम क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस करके उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे देखो, हम सर्टिफाइड और हेल्दी सीड को यूज़ करेंगे तो चांसेस रहते हैं कि पर्टिकुलरली लूज स्मट ऑफ वीट को कंट्रोल किया जा सके, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जो कि एक सीड बॉर्न बैक्टीरिया है उसको कंट्रोल किया जा सके, है ना, अगर हम सर्टिफाइड सीड्स को यूज़ करेंगे। अगर हम हेल्दी वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव मटेरियल को यूज़ करेंगे तो जैसे बनाना बंची टॉप से छुटकारा पाया जा सकता है। शुगर केन सेट्स अगर फ्री होंगे रेड रोट ऑफ शुगर केन से तो रेड रोट ऑफ शुगर केन डिजीज़ नहीं आएगी। मतलब ऐसी डिजीजेज जो कि पर्टिकुलरली सीड से हो रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्दी सीड यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी शोइंग टाइम की वजह से आ रही है, जैसे ड्राई रूट रोट वगैरह हो गया, अगर हम उनको थोड़ा सा भी अल्टर करने से शोइंग टाइम में अगर उनमें चेंजेस आ रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर वो चेंजेस करेंगे। जैसे डेप्थ ऑफ शोइंग घटा बढ़ा देंगे, शोइंग टाइम आगे पीछे कर देंगे, सीड रेट कितनी इंक्रीज या फिर कितनी ज़्यादा लेनी है, स्पेसिंग का अगर कुछ है। तो इस तरीके से जितने भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनके आगे पीछे करने से जिन भी कल्चरल प्रैक्टिसेस के और वो डिजीज़ खत्म हो रही है तो हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसे मोनोकल्चर को अवॉइड करेंगे, मोनोकल्चर बार बार करने से एक ही पैथोजन के लिए फेवरेबल कंडीशंस बढ़ जाती हैं। इंटरक्रॉपिंग करने से रिड्यूस किया जा सकता है किसी भी डिजीज़ के इफेक्ट को। जैसे कि पीजन पी विल्ट है, उसको मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो सॉर्गम के साथ में पीजन पी को अगर हम क्रॉप रोटेट करेंगे, इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो पीजन पी विल्ट को मैनेज किया जा सकता है। देन आता है ट्रैप क्रॉप और डेकोई क्रॉप, हमने अभी डिस्कस किया था। जैसे राई ग्रास जो है लोलियम स्पीसीज, वो डेकोई क्रॉप। नेक्स्ट है जैसे सॉइल अमेंडमेंट, तो जो पर्टिकुलर डिजीज़ जिस कंडीशन में आ रही है, जैसे एसिडिक सॉइल में आ रही है तो हम पीएच को इंक्रीज़ कर देंगे, एल्कलाइन सॉइल में आ रही है तो पीएच को डिक्रीज़ कर देंगे। ये था हमारा पर्टिकुलर ये पूरा चैप्टर जो कि मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी का था, इसे हमने अभी तक फिनिश किया। अब हमारा एक लास्ट बच जाता है लेबोरेटरी टेक्निक का, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे। और इसके अलावा जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि क्या नेक्स्ट पर्टिकुलर बुक से सजेशन आप चाहते हैं या फिर हम हमारे अकॉर्डिंग तो स्टार्ट करेंगे ही कि पर्टिकुलर जो टाइम प्रोवाइड किया गया है। होपफुली आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो गया, या फिर जो प्रिपरेशन चल रही थी उसके आगे की आपने कुछ स्ट्रेटजीज बना रखी होंगी कि इस एग्ज़ाम के बाद ये करना है या वो करना है। लेकिन जो आपको टाइम मिला है उसको सफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली यूज़ करके और बहुत अच्छे से और अच्छी प्रिपरेशन करनी है, ताकि कोई भी कहीं पर भी डाउट ना हो कि नेट क्लियर होगा या फिर नहीं होगा ना। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और प्रिपरेशन करनी है। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।